और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, ठीक है। ऑडियो क्लियर है, पहले बता दीजिए। बता दीजिए ताकि कंफर्म हो जाए। ऑडियो ऑडियो क्लियर है, उसके बाद हम अपने इस सेशन को और इस क्लास को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। एक बात और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, देखिए। क्लास को है ना शुरू करने से पहले केवल 1 मिनट का मैं आप सभी लोगों का समय लूंगा, और उस 1 मिनट के समय में जो भी मैं आपको समझाऊं उसे ध्यान से सुनिएगा और फॉलो भी कीजिएगा, ठीक है। तो 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। मैं आपको है ना क्लास में जितनी थ्योरी करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज्यादा थ्योरी करने की आपको जरूरत नहीं है। बट आप इसके अलावा है ना एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसके लिए आपको करना क्या है, एमसीक्यू में भी पीवाईक्यू पहले पढ़िए, यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। और इसके लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। दो चीजें जरूर डेली बेसिस पे चेक करिए। एक कम्युनिटी वाला सेक्शन, वहां देखिए मैंने कितने क्वेश्चन डाले हैं, आप उनके आंसर करेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा एक मॉक टेस्ट हो रहा है। फिर चले जाओ प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में, वहां आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से। उसमें जितनी भी क्लासेस हैं और आए उन सभी को आप देखिए। इसके अलावा कहीं आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये कहते हैं कि सर एमसीक्यू प्रैक्टिस जो आप करा रहे हैं या पीवाईक्यू प्रैक्टिस करा रहे हैं इनकी पीडीएफ फाइल दे देंगे, तो पीडीएफ फाइल आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम ही है, कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। अगर किसी को मेरे ये ऑफिशियल चैनल से जुड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधे है ना मुझे मेरे व्हाट्सएप या टेलीग्राम किसी पर भी अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना, मेरे लिंक आपके पास आ जाएंगे। टेलीग्राम व्हाट्सएप दोनों मेरे एक ही नंबर से चलते हैं, 8448832987। 1 मिनट समाप्त हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को और आज की क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं, दैट इज 11 सितंबर 2024, यानी 11 सितंबर 2024 आज की तारीख है। सितंबर यानी कि नवा महीना, और आज की तारीख बेहद खास भी है अमेरिका के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको पता ही है 9/11 की घटना याद है ना, आतंकवादी हमला हुआ था अमेरिका में, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, 2 बिल्डिंग को गिरा दिया गया था। तो वो 9/11 का मतलब यही है कि 11 तारीख नवा महीना यानी 11 सितंबर। वैसे पता 9/11 यानी 911, ये जो नंबर है ना, तारीख का जो नंबर है, ये एक स्पेसिफिक नंबर भी है, क्योंकि अमेरिका में अगर आपको इमरजेंसी में किसी को बुलाना होता है, पुलिस वगैरह को, तो 911 डायल करना पड़ता है वहां पर। तो शायद यही तारीख चुनी गई होगी, है ना, कि चलो हम हमला कर रहे हैं, इमरजेंसी बुलाइए। तो शायद ये कॉन्सेप्ट हुआ होगा। ये सभी को पता है वैसे तो आज की डेट में, है ना। चलिए तो हम अपने ना मुद्दे पे आ जाते हैं, अपने टॉपिक चैप्टर पे आ जाते हैं जिसका नाम था कंप्यूटर हार्डवेयर। तो देखो बेटा, लास्ट क्लास में ना मैंने आपको कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में पढ़ाया, ठीक है। और कंप्यूटर हार्डवेयर में ना बेसिकली मैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में चर्चा कर रहा था। तो उसी इनपुट डिवाइसेस को अभी दोबारा कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। हार्डवेयर को पहले तो लिख लीजिए, हार्डवेयर को हिंदी में हार्डवेयर ही कहते हैं। बाकी हम जिस कैटेगरी को अभी बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस का सिंपल सा मतलब है दैट इज आगत युक्तियां, यानी कि ये वो डिवाइसेस या युक्तियां हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर के अंदर डेटा भेजते हैं, है ना। तो एक कॉमन डिवाइस जिसका नाम है कीबोर्ड, जिसका हम सभी लोग इस्तेमाल करते हैं डेटा को टाइप करने के लिए, डेटा एंट्री करने के लिए, टाइपिंग करने के लिए, जिसको हिंदी में कुंजी पटल के नाम से भी बोला जाता है। यस और नो? यस। तो कीबोर्ड को ही समझा रहा था मैं लास्ट क्लास में, तो एक बार जल्दी से फिर दोबारा देख लेते हैं कीबोर्ड को, क्योंकि कीबोर्ड में कुछ अभी पॉइंट बचे हुए हैं, ठीक है। देखो जी, मैंने ना लास्ट क्लास में आप सभी लोगों को समझाया कि कीबोर्ड बेसिकली है ना 3 पार्ट में हमें देखने को मिलता है। पहला वाला पार्ट ये,
दूसरा वाला पार्ट यहां पर देखने को मिलता है, और तीसरा वाला जो पार्ट है वो यहां देखने को मिलेगा, जिसे नंबर पैड भी कहते हैं। तो अभी है ना, हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया, और सेकंड पार्ट में एरो कीज और यहाँ पर कुछ कीज के बारे में भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था, है ना। तो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें अभी और कौन कौन सी कीज यहाँ पर बची हुई हैं, ठीक है। देखो सेकंड वाले पार्ट में ना आपको एक और की देखने को मिलेगी जिस पर इंसर्ट लिखा होता है। आपको पता है इंसर्ट वाली बटन किस काम के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है कीबोर्ड में? इसका जो यूज है ना वो बेसिकली टाइपिंग के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं टाइपिंग मोड में। अब टाइपिंग मोड क्या होता है जी? देखो आप ये ध्यान रखना कि जब हम कीबोर्ड से टाइपिंग शुरू करते हैं कंप्यूटर में, तो वो बेसिकली एक टाइपिंग मोड होता है जिसे इंसर्ट मोड कहते हैं, और यही इंसर्ट मोड है ना हमारे कंप्यूटर में बाय डिफॉल्ट एक्टिवेट रहता है। बाय डिफॉल्ट शब्द का मतलब है स्वतः ही, यानी कि कोई भी चीज जो अपने आप से आ रही है तो उसे बाय डिफॉल्ट कहा जाएगा। तो इंसर्ट मोड है ना खुद ब खुद एक्टिव रहता है हमारे कंप्यूटर में, यानी जब भी हम टाइपिंग करेंगे तो इंसर्ट मोड में ही टाइपिंग कर रहे हैं। अब समझ में आ गई बात या नहीं? नहीं आई समझ में? समझाता हूं। देखो इंसर्ट मोड में टाइपिंग करने का मतलब यह है कि जैसे आपने लिखा मान लीजिए हेलो, तो कर्सर आपका यहां आ जाएगा, है ना। अब अगर मान लीजिए इस कर्सर को आप यहां ले आइए ओ से पहले, यानी कि HELL, कर्सर को यहां ले आइए और ओ यहां पर आ गया, है ना। भाई कर्सर को है ना हम हेलो शब्द के बीच में ला सकते हैं, हाँ ला सकते हैं। इसके लिए दो काम किए जा सकते हैं, या तो माउस से है ना जहां पर आपको कर्सर ले जाना है वहां पर क्लिक कर दो माउस के लेफ्ट क्लिक बटन से, या फिर है ना इस कर्सर को इन एरो कीज, यहाँ जो एरो कीज होती हैं उनकी सहायता से भी आप आगे पीछे खिसका सकते हैं, ठीक है भाई। तो सपोज दैट कि अभी है ना हेलो नाम के शब्द में ओ से पहले कर्सर को मैं ले आया, चाहे किसी से भी लाया हूं, माउस से क्लिक करके या एरो कीज का इस्तेमाल करके। अब अगर मान लो मेरे को यहाँ पर ABC लिखना है, तो जैसे मैं ना HELL इसके बाद यहाँ A लिखूंगा, तो ये कर्सर क्या करेगा, यहाँ पर A लिखकर आगे की तरफ बढ़ जाएगा और O यहां आ जाएगा। अब मैं B लिखूंगा तो A आ गया, फिर B आ जाएगा, कर्सर यहां आ जाएगा, O यहां आ जाएगा। और फिर मैं C लिखूंगा तो A, B और C यहां आ जाएगा और O यहां पर आगे की तरफ आ जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जहां पर भी आपको कर्सर दिखाई दे रहा है आप वहीं से लिखना शुरू कर रहे हैं, उसके आगे पीछे जो भी होगा सब मूव करेगा आगे की तरफ। समझे या नहीं? भाई कर्सर जहां पे था, यहां पे कर्सर था ना, तो जहां पर भी आपको कर्सर दिखाई दे रहा है तो वहां पर आप लिखना शुरू कर दीजिए, उसके आगे जो भी होगा वो आगे की तरफ ही खिसकता हुआ चला जाएगा, आपका नया टेक्स्ट बीच में ऐड हो जाएगा। इसे कहते हैं इंसर्ट मोड। एक मोड और भी होता है बेटा जिसको ओवर टाइप मोड के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें क्या होगा, अक्षरों को रिप्लेस किया जाता है। पहले लिख लो इसका मीनिंग क्या है, ओवर टाइप मोड, ठीक है। ओवर टाइप मोड में क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने हेलो शब्द लिखा और कर्सर था यहां पर, अब आप है ना इसको ओ से पहले लेके आ गए, किसी से भी ला सकते हो, चाहे तो एरो की का इस्तेमाल करके, चाहे माउस से क्लिक करके। अब जैसे ही आप ए लिखेंगे ना, देखो क्या होगा, HELL, और जैसे ए लिखेंगे वो ए है ना इस ओ को रिप्लेस कर देगा और यहां आ जाएगा ए और कर्सर हो जाएगा यहां पर। आप समझ में आया? ओवर टाइप मोड यानी कि आगे के लिखे हुए जितने भी अक्षर होंगे, जितने भी लेटर्स होंगे, उनके ऊपर नए वाले लेटर ओवरराइट हो जाते हैं, तो इसी को ओवरराइट मोड या टाइपिंग मोड कहा जाता है। तो ये बेसिकली है ना इंसर्ट वाली की से एक्टिवेट होता है। समझ में आ रहे हैं? तो अगर है ना आपको ओवर टाइप मोड में लिखना है तब आप इंसर्ट वाली की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। या फिर अगर आपको केवल इंसर्ट मोड में लिखना है तो इसके लिए आपको इंसर्ट वाली की का कोई यूज नहीं करना है, क्योंकि इंसर्ट मोड है ना बाय डिफॉल्ट हमारे कंप्यूटर में पहले से ही एक्टिवेट रहता है, स्वतः ही एक्टिवेट रहता है। केवल ओवर टाइप मोड के केस में ना इंसर्ट वाली की को आपको दबाना पड़ेगा, ठीक। नोट कर लीजिए इसको। एक बात और लिखिए यहाँ पर, इंसर्ट वाली की है ना कीबोर्ड पर, इसका इस्तेमाल एज अ शॉर्टकट की भी होता है। अगर आपसे ये कहा जाए कि पेस्ट करने की शॉर्टकट की क्या होती है, आप किसी भी कंटेंट को, यानी कि किसी शब्द को, किसी सेंटेंस को, किसी पैराग्राफ को कट कॉपी पेस्ट कर लेते हो,
हाँ कर ही लेते हैं, कट कॉपी पेस्ट तो एक कॉमन सा मेथड है कंप्यूटर के अंदर, है ना। तो कट या कॉपी करने के बाद आपको क्या करना होता है, पेस्ट करना होता है। तो जनरली पेस्ट करने की जो शॉर्टकट की है बेटा, वो होती है CTRL+V। सभी लोगों को पता होता है कि कंट्रोल के साथ V दबा देंगे तो उससे पेस्ट हो जाएगा। बट आपको ये पता नहीं होगा शायद कि अगर आप शिफ्ट वाली की के साथ, अगर आप शिफ्ट वाली की के साथ इंसर्ट वाली की को भी प्रेस कर देते हैं तो इससे भी आप पेस्ट कर सकते हैं। यानी अगर आपने कट किया है या कॉपी किया है और उसके बाद अगर आपको पेस्ट करना है तो शिफ्ट प्लस इंसर्ट वाली की को दबाकर भी ये पेस्ट वाला फंक्शन काम कर जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो फाइनली कीबोर्ड पर जो इंसर्ट वाली की है ना, इसका क्या फंक्शन है वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कीबोर्ड पर आपको है ना एक और की यहाँ देखने को मिलेगी, वो है डिलीट वाली की। आपको लास्ट क्लास में मैंने समझाया था ना, बैक स्पेस, समझ लो उसका अपोजिट होता है डिलीट वाली की। जैसे सपोज दैट कि यहाँ पर हेलो नाम का एक शब्द लिखा हुआ है, कर्सर यहाँ पे था, आपने इस कर्सर को यहां से हटाकर आप लेके आ गए यहाँ पर हेलो शब्द से पहले। अब ये यहाँ कर्सर दोनों तरीके से आ सकता है, माउस से क्लिक करके भी आ सकता है और एरो की का इस्तेमाल करके भी आप कर्सर को यहाँ ला सकते हैं। अब अगर आप डिलीट वाले बटन को एक बार दबाएंगे तो ये क्या करता है, एच को खा जाता है। फिर आप डिलीट को दबाएंगे तो ये ई को खत्म कर देगा, फिर एल को, फिर एल को, फिर ओ को। इस तरीके से एक एक लेटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिटाता हुआ चला जाएगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि रिमूव ए लेटर, रिमूव ए लेटर, लेटर का मतलब क्या हो गया, अक्षर। तो रिमूव ए लेटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बैक स्पेस के केस में हमने बैकवर्ड डायरेक्शन लिखा था, यहां पर हम लिखते हैं बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि हेलो नाम का एक शब्द लिखा हुआ है और कर्सर इसके पहले है और आपको हेलो नाम के शब्द को पूरा का पूरा एक साथ मिटाना हो, तब क्या करेंगे, तब आप है ना यहां एक और शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट इज कंट्रोल के साथ डिलीट वाली की। ठीक है जी। यानी जैसे आप कंट्रोल प्लस डिलीट दबाएंगे तो इससे क्या होगा, रिमूव ए, नोट कर लीजिए, रिमूव ए कंप्लीट वर्ड या होल वर्ड शब्द भी आप लिख सकते हैं। तो रिमूव ए कंप्लीट वर्ड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। हिंदी में लिखना है तो बेटा हिंदी में लिख लो कि आगे की तरफ, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे की तरफ एक पूरे शब्द को मिटाने के लिए कंट्रोल प्लस डिलीट दबाना है। और अगर आगे की तरफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक अक्षर को यानी लेटर को मिटाने के लिए डिलीट वाली बटन को दबाया जाता है। ठीक है। बाकी देखो डिलीट वाली बटन है ना डायरेक्टली किसी फाइल के लिए भी काम कर सकती है। जैसे अगर आप ये कहें कि हमें किसी फाइल को डिलीट करना है, फाइल को डिलीट करना है, डिलीट करना, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप डिलीट वाली बटन को क्लिक कर सकते हैं। जैसे आपकी कोई फाइल है और आपको उसे डिलीट करना है, खत्म करना है, तो आप डिलीट फाइल पे क्लिक करके डिलीट वाला बटन दबा दो, फाइल डिलीट हो जाती है। बट ये बात ध्यान रखिएगा कि जब हम फाइल को डिलीट करते हैं केवल डिलीट वाले बटन से, तो ये फाइल कहाँ चली जाएगी, ये फाइल रिसाइकिल बिन में चली जाती है, रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। ठीक है बेटा। रिसाइकिल बिन क्या होता है, रिसाइकिल बिन बेसिकली एक ऑप्शन है जहां पर आपकी डिलीटेड फाइलों को रखा जाता है। क्यों, डिलीट करती तो गायब हो जानी चाहिए, रिसाइकिल बिन में क्यों रख रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि कोई फाइल आपने गलती से डिलीट कर दी हो, हाँ ये हो सकता है। तो अगर कोई फाइल आपने गलती से डिलीट कर दी है तो आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि वो कहीं जाके रुक जाए और फिर मुझे एक और मौका दिया जाए कि मैं उसे रीस्टोर करना चाहता हूं या फिर परमानेंट डिलीट करना चाहता हूं। तो रिसाइकिल बिन में ये फाइलें जाके आपके स्टोर हो जाती हैं। फिर दो ऑप्शन मिलेंगे, रीस्टोर कर देंगे तो फाइल जहां थी वहां पर वापस चली जाएगी, और अगर आप इसे डिलीट कर देंगे रिसाइकिल बिन से भी तो ये परमानेंट डिलीट हो जाती है। ठीक है। बाकी ये ध्यान रखना कि फाइल को डिलीट करने के लिए डिलीट वाली बटन दबानी पड़ती है एक बार, और अगर मान लीजिए फाइल को परमानेंट डिलीट करना है आपको तो फिर आप है ना शिफ्ट वाली की के साथ डिलीट वाली बटन को दबा दीजिए। यानी कि डिलीट वाली बटन है ना एज अ शॉर्टकट की भी इस्तेमाल में लाई जाती है। तो शिफ्ट के साथ अगर डिलीट वाली बटन दबाएंगे तो फाइल आपकी परमानेंट डिलीट हो जाएगी, परमानेंट डिलीट हो जाएगी। बताओ बेटा बात समझ में आ गई या नहीं।
नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। तो अगर ये कहा जाए आपसे कि किसी फाइल को परमानेंट डिलीट करना है तो इसकी शॉर्टकट की क्या होती है, तो इसका सही आंसर है शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबा दीजिए। देखो बेटा, मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अगर आप नोट कर रहे हैं और नोट करने का टाइम और मंथ दोनों है तो अच्छी बात है। अगर नहीं है तो आपको है ना, ये जो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, बोर्ड की कंप्लीट क्लास पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा कर भी आप रिवीजन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की जानकारी मैंने क्लास के शुरुआत में दी ही थी, वहां से मिल जाएंगी आपको। ठीक है, बट नोट्स खुद से बनाने चाहिए, ये बेहतर ऑप्शन होता है। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखते हैं। तो इसके बाद है ना, आपको इसी सेकंड वाले पोर्शन में ना दो की या दो बटन है ना और देखने को मिलेंगे कीबोर्ड पर। एक होता है बेटा होम का और एक होता है बेटा एंड के नाम से। ठीक है, दोनों को रिलेट करके समझते हैं। होम का मतलब होता है कि किसी भी एप्लीकेशन में स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट पर जाने के लिए, जैसे उदाहरण के लिए अगर आप है ना एमएस वर्ड जैसी एप्लीकेशन में काम कर रहे हैं, टाइपिंग कर रहे हैं, और आपने टोटल 10 पेज की फाइल बना ली और आप 10वें वाले पेज पर लिख रहे हो और आपको झटके से एक ही बार में ना सबसे पहले पेज की पहली लाइन के बिल्कुल शुरुआत में जाना है, तो आप होम वाला बटन दबा दीजिए। और अगर आपको है ना, जैसे एमएस वर्ड की फाइल में आप काम कर रहे हैं तो टोटल 10 पेज की फाइल है और आप मान लीजिए दूसरे पहले पेज पर है, मान लीजिए पहले दूसरे पेज पर है और आपको सबसे लास्ट वाले पेज की लास्ट लाइन पे एंड पॉइंट पर पहुंचना है, तो एंड वाली बटन को आप दबा दीजिए। तो किसी भी एप्लीकेशन में एंडिंग पॉइंट पर जाने के लिए आप क्या करेंगे, एंड वाली की का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है जी, वैसे होम और एंड वाली की का इस्तेमाल एज अ शॉर्टकट की में भी किया जाता है ना, जैसे कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस एंड, ऐसे यूज में लाई जाती हैं ये की। बट इनको है ना फिर आगे समझ लेंगे जैसे ऐसे टॉपिक्स में आती जाएंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही समझ लीजिए कि अगर आप है ना किसी भी एप्लीकेशन में बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो होम वाली बटन, और एंडिंग पॉइंट पे जाना चाहते हैं तो एंड वाली बटन का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद है ना PGDW और PGUP, ये दो है ना बटन और हमें कीबोर्ड पर देखने को मिलते हैं। इसका नाम से ही पता चल जाएगा आपको, पेज डाउन, और यहां लिख लीजिए बेटा पेज अप। ठीक है जी, यानी मोटा मोटा आप ऐसे समझ लो कि अगर किसी भी एप्लीकेशन में आपको नीचे की तरफ जाना है, एक एक स्टेप, वन स्टेप नीचे की तरफ, आप चाहें तो ऐसे लिख लो, वन स्टेप जाने के लिए, यानी एक एक स्टेप आपको अगर ऊपर जाना है तो पेज अप वाली की दबा दो, और एक एक स्टेप नीचे जाना है तो आप पेज डाउन वाली की को दबा सकते हैं। समझ में आ गई बात? जैसे मान लो किसी फाइल में 10 पेज हैं तो आप एक एक पेज करके नीचे जाना चाह रहे हो तो आप पेज अप, पेज डाउन वाली की दबाइए, और एक एक स्टेप ऊपर की तरफ आ रहे हैं तो पेज अप वाली की दबा दीजिए। ठीक है, तो ये हो गया बेटा सेकंड वाला पार्ट कंप्लीट, पूरा का पूरा। अब यहाँ पर है ना एक क्वेश्चन बन जाता है जो आप नोट करके लिखिए, और एग्जाम में भी ये क्वेश्चन है ना पूछा गया है। देखो, अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि कीबोर्ड पर टोटल मिला के नेविगेशन कीज कितनी होती हैं, नेविगेशन कीज कितनी होती हैं ये बतानी है आपको, तो पहली बात तो ये समझ लो कि नेविगेशन शब्द का मीनिंग क्या होता है। नेविगेशन का मतलब होता है, या तो वैसे नेविगेशन का मतलब इधर उधर जाना ही होता है। अगर आप एक लोकेशन से इधर उधर कहीं भी जा रहे हैं तो इसे नेविगेशन ही कहा जाता है। जैसे आपने ना गूगल मैप का इस्तेमाल किया होगा, एक एप्लीकेशन है जिसके थ्रू आप रास्ता ढूंढ लेते हैं। मान लो अगर आपको दिल्ली से नोएडा जाना है तो आप गूगल मैप का इस्तेमाल करके दिल्ली से नोएडा तक का रास्ता ढूंढ लेंगे और फिर उस पर चलना शुरू कर देते हैं ना। तो नेविगेशन का मतलब ही होता है इधर उधर जाना। लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वरना केवल नॉलेज के लिए लिख लीजिए, वरना दिमाग में हमें रहना ही चाहिए कि नेविगेशन का मतलब क्या है, इधर उधर जाना। तो अगर आप है ना कीबोर्ड में, मतलब कीबोर्ड के थ्रू है ना इधर उधर जाना चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन में, तो टोटल मिला के है ना कितनी कीज ऐसी हैं जिनके थ्रू आप जा सकते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले तो है ना हम यहाँ पर नाम लिखेंगे एरो कीज। बताइए, क्या एरो कीज के थ्रू आप इधर उधर जा सकते हैं? हाँ, सबसे ज्यादा तो लोग एरो कीज का इस्तेमाल करते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे जाने के लिए। इसके बाद है ना देखो, होम वाली की का भी इस्तेमाल किया जाता है अगर आप नीचे हैं तो डायरेक्टली सबसे ऊपर की तरफ जाने के लिए।
और एंड वाली की का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर आप किसी एप्लीकेशन में ऊपर हैं तो सबसे एंड में जाने के लिए एंड वाली की। इसके बाद PGUP और PGDW, इन कीज का इस्तेमाल भी आप ऊपर और नीचे जाने के लिए करते हैं, एक एक स्टेप, पेज अप और पेज डाउन। तो टोटल मिला के एरो कीज, होम, एंड और पेज अप और पेज डाउन वाली कीज को नेविगेशन कीज के नाम से बोला जाता है। अब देखो ध्यान से सुनिए, एरो कीज का नाम है ना नेविगेशन कीज भी है, या नेविगेशन कीज के एग्जांपल में एरो कीज का भी एग्जांपल देते हैं, और एरो कीज को एक और नाम से भी बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की, ये भी कहा जाता है। तो एक ही चीज के कई सारे नाम हो सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। ठीक है भाई। तो ये हो गया सेकंड वाला पार्ट भी हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद है ना आगे बढ़ते हैं और देखेंगे तीसरा वाला पार्ट, उसमें क्या दे रखा है। अगर हम किसी स्टैंडर्ड कीबोर्ड की बात करें तो उसमें एक नंबर पैड भी साइड में लगा हुआ मिलता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई है ना लैपटॉप या कोई टैब या ऐसा कोई भी डिवाइस हो जिसमें कीबोर्ड दे रखा है। ठीक है, टैब में तो खैर कीबोर्ड नहीं आता, लैपटॉप वगैरह में या नोटबुक जैसे कंप्यूटर्स में है ना अगर कीबोर्ड दे रखा है तो उसमें हो सकता है कि राइट साइड में नंबर पैड अलग से ना दे रखा हो, बट किसी किसी में आता है। तो अगर आपके सामने ना नंबर पैड दिखाई दे रहा है तो उस पर आपको कौन कौन सी चीजें दिखाई देंगे, पहले तो ये देख लो। आपको है ना यहाँ पर एक बटन दिखाई देगी जिस पर 0 लिखा होगा, फिर है ना 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इस तरीके से आपको सारी डिजिट यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। इसी नंबर पैड वाले है ना बटन पर, मतलब नंबर पैड वाले इस पोर्शन में है ना आपको डॉट वाला सिंबल भी मिल जाएगा, इसी में आपको डिलीट वाली बटन भी देखने को मिल जाती है। हम्म, डॉट और डिलीट ये भी है ना आपको देखने को मिल जाएगा इस वाले पोर्शन में। मेरे दिमाग में पता है एक क्वेश्चन आ रहा है, मैंने लास्ट क्लास में आपको ये बताया था कि कीबोर्ड पर है ना टोटल कितनी कीज होती हैं, टोटल कितनी कीज होती हैं जो दो दो बार दे रखी हैं। इसका आंसर क्या लिखवाया था मैंने, तो मैंने आपको बताया था कि टोटल है ना जैसे एंटर वाली की है ना 2 बार होती है कीबोर्ड पर, है ना, कंट्रोल वाली की 2 बार होती है, शिफ्ट वाली की 2 बार होती है, ऑल्ट वाली की 2 बार होती है। इसके अलावा है ना मैंने आपको बताया था विंडो वाली की भी 2 बार होती है, बट ये भी ध्यान रखना कि डिलीट वाली बटन भी है ना 2 बार दी होती है कीबोर्ड पर। एक पॉइंट आप और जोड़ लेना बेटा, ठीक है, क्योंकि डिलीट वाला बटन है ना जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड्स होते हैं उसमें एक यहाँ पर भी दे रखा होता है और एक यहाँ सेकंड वाले पार्ट में भी आपको दे रखा है, तो 2 बार हो गया ना। ठीक है, धर्मवीर यादव जी का कमेंट आया, सर ALU क्या होता है। बेटा देखो, आप समझदार हैं, समझदार वही बातें कीजिए तो ज्यादा सही रहेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अभी चैप्टर चल रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर, ALU के बारे में ना मैं प्रॉपर तरीके से पूरी बातें समझा चुका हूँ कंप्यूटर आर्किटेक्चर वाले चैप्टर में। अब ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप आज आए हैं, आज आई थिंक है ना 10वीं 11वीं क्लास चल रही होगी, और आप अचानक ही पूछ लें क्लास के बीच में ALU क्या होता है, तो मैं ये सारी चीजों को छोड़कर आपका कमेंट का आंसर देने लग जाऊं तो बेटा इस बैच में जो और 9,999 बच्चे बैठे हुए हैं पढ़ रहे हैं लाइव रिकॉर्डेड, उन्हें खराब लगेगा कि नहीं कि टॉपिक कुछ और चल रहा था और धर्मवीर यादव जी के कमेंट पर सर ने उनका रिप्लाई देना शुरू कर दिया। तो ये एक अच्छी बात नहीं होती किसी ऑनलाइन क्लास की। ऑफलाइन में ऐसा चल सकता है बट ऑनलाइन में ऐसा नहीं होता, इसीलिए मैं हमेशा से कहते हुए आ रहा हूँ, आज 10वीं 11वीं क्लास है, आप है ना जो डाउट पूछना चाहें वो डाउट पूछिए, बट क्लास है ना जब तक मैं ये ना बोलूं कि है ना भैया आज की क्लास आज यहीं पर समाप्त होती है, तब तक है ना कोई भी टॉपिक से हटके डाउट मत पूछा करो। हो सकता है आप पहली बार क्लास में आए आपको ये बात नहीं पता होगी, बट मैं है ना ये बात सभी लोगों को बोल रहा हूँ, हो सकता है बाद में भी कोई मेरी लाइव क्लास में आए और उससे पहले ये रिकॉर्डेड फॉर्म में अगर सुन रहा है या देख रहा है, तो मैं सभी को बोल रहा हूँ कि जब भी कभी लाइव क्लास में आया करो, ठीक है, तो आप है ना जो टॉपिक चल रहा है उसके रिगार्डिंग एक नहीं 10 डाउट पूछो, और टॉपिक से हटके अगर आपको कुछ पूछना है या जो मैं पहले पढ़ा चुका हूं उसके रिगार्डिंग आपको पूछना है तो क्लास के लास्ट में पूछिएगा जब मैं बोलूं कि आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।
ठीक है। या फिर आपको पता ही है क्लास के शुरुआत में मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया था, आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, बट जैसे मैं फ्री होऊंगा तभी रिप्लाई कर पाऊंगा, क्योंकि हर समय मैं व्हाट्सएप चला नहीं पाता। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये बात भाई सब लोग याद रखिए। अभी है ना हमारी क्लासेस की संख्या और भी बढ़ेगी, आगे हमें काफी जाना है, आगे काफी चीजों को पढ़ना है, समझना है। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं किसी के कमेंट का आंसर नहीं दूंगा, सारे कमेंट्स सारे डाउट्स क्लियर करके जाऊंगा, बट क्लास के लास्ट में जो इस टॉपिक से हट के आप पूछ रहे हैं, ठीक है। मैं ये इतनी लंबी चौड़ी बात इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, देखो मुझे थोड़ा खराब लगता है कि कोई बच्चा जब कमेंट कर दे और उसके बाद फिर उन्हें उसी कमेंट को कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट करता हुआ चला जाए। क्योंकि देखो जो आप कमेंट्स करते हैं वो टीचर को एक ही बार में दिख जाता है, पर जब आप कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं ना, तो जो जेन्युइन बच्चे कमेंट कर रहे होते हैं या डाउट पूछ रहे होते हैं, उनके डाउट या कमेंट हमें फिर दिखते नहीं है, क्योंकि डिस्प्ले की अपनी एक लिमिट होती है कमेंट्स को दिखाने की। तो कृपया है ना ये चीज है ना आप सभी लोग ध्यान रखिएगा। ये बात समझ में आ गई? तो देखो मैं ये कह रहा था कि ये क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है कि बताओ कीबोर्ड पर है ना टोटल कितनी कीज है ना, ये दो से दो बार होती हैं, दो दो बार। तो एंटर, कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट और विंडो, ये पांच कीज तो है ना दो दो बार होती हैं। पर एक डिलीट को भी है ना आप ऐड कर लेना, क्योंकि ये भी दो जगह दिया हुआ है। अगर ऐसा कहीं देना नहीं दे रखा हो तो इसे छोड़ देना, यानी कि वही आंसर जो हमने लास्ट क्लास में देखा था, ये पांचों कीज। और अगर डिलीट भी ऑप्शन में हो तो इसको भी टिक करना है। ठीक है भाई, आगे देखो। इसके बाद है ना आपको यहाँ पर कुछ सिंबल्स भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ये वाले है ना जो अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं, है ना, वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे कीबोर्ड वाले, ये नंबर पैड वाले पार्ट पर। समझ में आ गई बात? या फिर इन्हें यहाँ पर बना लो, इसको ऐसा कर लीजिए, प्लस, माइनस, डिवीज, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सिंबल भी आपको मिल जाएंगे। अब मुद्दे की बात जो है यहाँ पर वो मैं आपको समझा दूं। एक्चुअली ये क्या है, नंबर पैड है ना, इसको बोलते हैं नंबर पैड। और नंबर पैड को अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं, यानी इस पर काम करना चाहते हैं, तो क्या करना होगा आपको? तो इसके लिए बेटा क्या होता है कि हमारे कीबोर्ड पर एक की दे रखी होती है नम लॉक नाम की, यानी नम लॉक नाम की एक बटन होती है जिस पर लाइट भी दिखाई देती है हमको। किसी किसी कीबोर्ड में हो सकता है, किसी कीबोर्ड में नम लॉक के लिए लाइट ना दे रखी हो, एलईडी लाइट, वरना नम लॉक के लिए एक लाइट भी दे रखी होती है। यानी नंबर पैड अगर आप एक्टिवेट कर रहे हैं तो आपको नम लॉक वाली बटन दबानी पड़ेगी, ये जैसे ही ऑन हो जाएगा तब आप नंबर पैड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मुद्दे की बात यह है, ये तो सभी को पता है कि नम लॉक वाली बटन को दबाकर या नम लॉक को ऑन करके नंबर पैड पर काम किया जा सकता है, बट अगर आपने नम लॉक को कभी ऑफ कर दिया तब क्या होगा? आप बोलेंगे सर बच्चों वाली बात कर रहे हो। अगर नम लॉक को ऑफ कर दिया जाए तो नंबर पैड काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑन करने से काम कर रहा है तो ऑफ करने से कर नहीं करेगा, यही तो होगा। बट नहीं बेटा, यहां पर एक पॉइंट और भी है। नम लॉक को जैसे आप ऑफ करेंगे तो 2, 4, 6 और 8, ये चारों कीज वैसे ही काम करना शुरू कर देती हैं जैसे कि कीबोर्ड पर एरो कीज काम करती हैं। यानी अगर आपके कीबोर्ड में कभी भी ऐसा हो कि एरो कीज खराब हो जाए या काम नहीं कर रही हो या निकल गई हो, टूट गई हो, तब आप है ना नंबर पैड का इस्तेमाल भी एरो कीज, नंबर पैड का यूज एरो की तरह कर सकते हो, जिसमें 2, 4, 6, 8 ये चारों कीज का इस्तेमाल ऐसे ही हो जाता है। तो अगर आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि नंबर पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो, तो विच की इज प्रेस्ड, तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन क्या है, नंबर पैड, मैं लिख देता हूं, नंबर पैड एक्ट एज ए डायरेक्शनल एरो, डायरेक्शनल एरोज, ठीक है। आगे लिखा है विच की इज प्रेस्ड, विच की इज प्रेस्ड। हिंदी में क्या होगा इसका मीनिंग बेटा? हिंदी में लिखा जाएगा कि नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो की तरह उपयोग में लाना है, ठीक है। नंबर पैड को, नंबर पैड को एरो कीज की तरह लाना हो, या लाने के लिए आपको कौन सी की दबानी होगी,
ये क्वेश्चन है हमारा। अब सुनना बेटा, इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन है ना, यहाँ नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ देख लो या नीचे लिख लो। एक ऑप्शन पे दे रखा है नमलॉक, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक ऑप्शन पर लिख रखा है 2,4,6,8। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ इनमें से सही आंसर क्या होगा। कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, बट इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा ये बताना है आपको। 2,4,6,8 यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर या ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, नमलॉक। क्वेश्चन फिर से सुन लो। नंबर पैड एक्ट एज अ डायरेक्शनल एरो विच की इज प्रेस्ड, यानी नंबर पैड को एरो कीज की तरह लाने के लिए या एरो कीज की तरह उपयोग में लाने के लिए आपको क्या करना होगा। ठीक है, तो देखिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसका सही आंसर होगा बेटा ऑप्शन ए। कुछ लोग ये भी सोच जाते हैं कि ऑप्शन बी सही आंसर होगा, यानी 2,4,6,8 का इस्तेमाल करेंगे। बट बेटा क्वेश्चन की भाषा पर भी तो जाइए, यहाँ क्या लिखा हुआ है, इज बेसिकली अंग्रेजी में तब इस्तेमाल में लाया जाता है जब सिंगुलर की बात चल रही हो, किसी एक चीज की बात चल रही हो। यहाँ तो 4 कीज है ना, 2,4,6,8 4 की होती है ना। अगर ये सही आंसर होना होता तो पता है यहाँ पर आर लिखा होता, और लिखा होता विच कीज आर प्रेस्ड। तो आर तो नहीं लिखा, यानी कि 4 की तो हो ही नहीं सकता। मतलब ये वाला ऑप्शन, केवल एक सिंगल की बात चल रही है और वो है नमलॉक। और वैसे भी कॉन्सेप्चुअल तरीके से समझ लो कि नंबर पैड को अगर आप डायरेक्शनल एरो की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको नमलॉक को ही तो प्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि नमलॉक पहले क्या होगा, ऑन होगा जब नंबर पैड काम कर रहा होगा, और जब नमलॉक को ही दोबारा दबा दोगे तो फिर नमलॉक ऑफ हो जाएगा, और उस केस में ये 2,4,6,8 वाली जो की है वो डायरेक्शनल एरो की तरह काम करना शुरू कर देंगी। बताओ समझ में आ गई बात या नहीं। बहुत बेसिक सिंपल सी बात है, बट थोड़ा सा ध्यान देने की बात होगी। ये बात समझ में आ गई बात या नहीं। एक बच्चे ने लिखा है सर हिंदी में क्या डिफरेंस होगा। हिंदी लिखा तो है नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो की तरह उपयोग में लाने के लिए, ये लिख लो, थोड़ा सा लिखना है तो, उपयोग में लाने के लिए। अच्छा आप ये पूछना चाह रहे हैं कि ये जो इज यहां पर लिखा हुआ है इसका हिंदी में क्या होगा। अच्छा, तो हिंदी में ये हो जाएगा कि नंबर पैड को एरो की तरह उपयोग में लाने के लिए कौन सी कुंजी दबाई जाएगी। कुंजी शब्द होगा वहां पर। अगर ऐसा लिखा होता है कि नंबर पैड को डायरेक्शनल एरो की तरह उपयोग में लाने के लिए कौन सी कुंजियां दबानी होंगी, तो फिर वहां पर 2,4,6,8 आंसर होगा। ठीक है भाई, तो ये हो जाता है कीबोर्ड कंप्लीट। इसमें मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही पार्ट को डिस्कस कर लिया है, ये कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे और माउस के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां तक कोई डाउट है तो पूछिए। मनदीप मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया बेटा, बट मैं क्लास के बीच में आपके कमेंट का आंसर नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आप टॉपिक से हटके बात पूछ रहे हैं। वो कब डिस्कस करेंगे, क्लास के लास्ट में। क्लास के बीच में टॉपिक डिस्टर्ब नहीं होगा। तो ये बात समझ में आ गई सभी को। अभी तक मैंने जो पढ़ाया है उसमें अगर कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से। कोई कंडीशन दिमाग में आ रही हो, कोई बात दिमाग में आ रही हो तो आप मेरे से यहां पर पूछ सकते हैं। चलिए, कीबोर्ड के बाद है ना एक और है ना इनपुट डिवाइस का नाम मैंने आपको बताया था जो कि बेहद जरूरी है और इसके बारे में भी पेपर में पूछ लिया जाता है, और इसका नाम है माउस। बाकी सभी इनपुट डिवाइसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा समझना है बस, ठीक है। देखो सबसे पहली बात कि माउस है ना, अगर माउस को एक शब्द में बोलना हो तो क्या बोलेंगे। माउस का सिंपल सा मीनिंग है दैट इज पॉइंटिंग डिवाइस। माउस को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से बोला जाता है। यानी कि अगर आप कुछ भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर पर और वहां आपको कुछ भी अगर पॉइंट करना है, जैसे किसी आइकन को पॉइंट करना है या किसी लाइन को पॉइंट करना है, कुछ भी अगर आपको दिखाना है तो आप माउस का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए जनरली कहा जाता है कि माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। अब आगे देखिए, माउस का इतिहास कितना पुराना है। तो मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था कि इसका इतिहास बहुत ज्यादा पुराना नहीं है। जैसे कीबोर्ड का इतिहास तो 1873-74 के समय से चल रहा है, 1873-74 के समय से। बट माउस बना सबसे पहली बार 1968 में, 1968 में। कोई बता सकता है माउस का इन्वेंटर का नाम क्या था।
मतलब माउस किसने इन्वेंट किया था, ये नाम आपको बताना है। कोई जानता है? देखो भाई, माउस को है ना इन्वेंट किया गया था 1968 में एक व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम था डगलस एंगलबार्ट। डगलस एंगलबार्ट नाम का व्यक्ति था जिसने माउस को इन्वेंट किया। और इसने सबसे पहली बार जब माउस बनाया था ना, तो वो वुडन माउस था, यानी कि लकड़ी का बना हुआ माउस। बट एक बात है ना तय थी, कि जो कॉन्सेप्ट है ना ये इस्तेमाल कर रहा था, लकड़ी का माउस है ना, यानी कि ये जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर रहा था माउस में, वही कॉन्सेप्ट आगे भी चलने वाला था। मतलब जिस टेक्नोलॉजी या कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल इसने किया था, वही है ना आगे भी इस्तेमाल में लाई जाने वाली थी और आज भी लाई जा रही है, यानी कि टेक्नोलॉजी नहीं बदली। तो अगर मान लो बहुत डीप में क्वेश्चन पूछ लिया और ये पूछा गया कि माउस को इस्तेमाल करने की तकनीक या टेक्नोलॉजी को क्या कहा जाता है, तो बेटा इसका सही आंसर है दैट इज सरफेस मोशन डिटेक्शन। सरफेस मोशन डिटेक्शन। इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि आप किसी भी चीज को है ना, अगर आप एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करा रहे हैं, तब बेसिकली वहां ये पता लगा लिया जाए कि वो चीज किस दिशा में मूव कर रही है। तो है ना आप, है ना, मतलब कंट्रोल कर लेंगे इस चीज को। समझ में आ रहा है? जैसे समझाता हूं एक बात। माउस है ना हमें कहाँ दिखाई देता है? माउस का पॉइंटर हमें मॉनिटर स्क्रीन पर दिखाई देता है ना। ये सपोज दैट हमारे कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन है, तो माउस पॉइंटर हमें जो इधर से उधर घूमता हुआ दिखाई देता है, इसकी इनिशियल पोजीशन बेसिकली होती है यहां पर। हमारे मॉनिटर स्क्रीन पर ये वाले पॉइंट पर इसकी इनिशियल पोजीशन होगी, जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। क्योंकि देखो यहां पर भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का इस्तेमाल किया जाएगा, उसी से पता लगाया जाएगा कि माउस किस तरफ जा रहा है ना। अब देखो ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस। तो बस ये देख लेंगे कि हम जो सरफेस पर, जमीन पर माउस को घुमा रहे हैं वो किस दिशा में जा रहा है, और उसमें एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट कितने बदल रहे हैं। बस ये चीज अगर डिटेक्ट कर ली तो मॉनिटर स्क्रीन पर भी वो सिंबल दिखाया जा सकता है। तो माउस का इनिशियल पॉइंट तो बेटा यहाँ होता है, ठीक है। फिर आप जैसे माउस को राइट वाइट में कहीं भी खिसकाएंगे, तब फिर माउस आपको वहां पर भी दिखना शुरू हो जाता है। तो सरफेस पर यानी सतह पर किसी भी चीज की गति या दिशा किस तरफ जा रही है, उसको सरफेस मोशन डिटेक्शन के नाम से बोला जाएगा। और यही चीज आज भी इस्तेमाल में लाई जा रही है, ठीक है। देखो माउस में ना एक मेजर चेंज हमें देखने को मिला है शुरू से लेकर अभी तक। वो ये है कि जब शुरुआत में माउस बने ना, तो उन माउस को कहा जाता था बेसिकली मैकेनिकल माउस। इनको टाइप नहीं कहेंगे, है ना, टाइप नहीं बोल सकते क्योंकि टाइप अलग चीज होती है। तो अगर शुरुआत के जो माउस थे ना, उनको मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक माउस के नाम से बोला जाता था। और इस यांत्रिक या मैकेनिकल माउस का मतलब होता था बेटा कि वो माउस जिसके नीचे की तरफ एक घूमने वाली रोलिंग बॉल लगी हुई है, और उस बॉल से ही है ना हम बेसिकली सरफेस पर मोशन को डिटेक्ट करेंगे। मतलब माउस के नीचे एक बॉल लगी होगी, वो बॉल जिस दिशा में जा रही होगी वो पता कर लेंगे कि कौन सी दिशा है, तो फिर पॉइंटर को मूव करा लेंगे। तो एक घूमने वाली रोलिंग बॉल अगर किसी माउस में लगी हुई है तो उसे मैकेनिकल माउस कहा गया। बट ये तकनीक है ना बहुत ज्यादा समय तक नहीं रही, क्योंकि ये जो बॉल का कॉन्सेप्ट था ना, ये इतना ठीक नहीं था। मतलब बॉल कई बार निकल भी जाया करती थी। खैर ऐसा नहीं है कि आप माउस अभी यूज कर रहे हैं तुरंत निकल जाएगी, बट जब माउस थोड़े पुराने हो जाते तो कई बार बॉल निकल भी जाती थी। दूसरा, वो टेक्नोलॉजी बहुत पुरानी हो गई थी। तब फिर मार्केट में ना एक और तरीके के माउस आए, एक और तरीके के माउस का इन्वेंशन किया गया जिसका नाम है ऑप्टिकल माउस। और यही ऑप्टिकल माउस आज के समय हम लोग इस्तेमाल में ला रहे हैं। ऑप्टिकल माउस को हिंदी में भी ऑप्टिकल माउस ही कहा जाएगा, ठीक है। बट इसके अंदर बेसिकली क्या लगा होता है, एक एलईडी लाइट लगी होती है नीचे की तरफ, और वो एलईडी लाइट जब सरफेस पे पड़ती है ना, तो उस लाइट की पोजीशन को देखते हैं कि किस दिशा में जा रही है, जिससे माउस पॉइंटर स्क्रीन पर मूव कराता हुआ दिखाया जाता है। अब समझ में आया? यानी कि पहले माउस किस दिशा में जा रहा है वो बॉल से तय होता था। आज की डेट में
माउस किस दिशा में मूव कर रहा है, वो लाइट की हेल्प से यूज किया जाता है। हाँ बिल्कुल सही कहा मनदीप आपने, लाइट यूज फॉर मोशन, यानी कि लाइट किस दिशा में मूव कर रही है उससे पता लगा लेते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं और फिर माउस पॉइंटर स्क्रीन पर मूव करता हुआ आपको दिखता है। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट आप ध्यान रख लीजिएगा। बाकी ऑप्टिकल माउस में ना एक चीज और आ गई है, ऑप्टिकल माउस में कॉर्डलेस माउस भी आ गए हैं, जिनको कॉर्डलेस ऑप्टिकल माउस कहा जाएगा। मतलब अब वायर नहीं आएगी इसमें, है ना, मतलब कोई तार नहीं लगा होगा, बिना तार के भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वायरलेस ऑप्टिकल माउस कह दो या कॉर्डलेस ऑप्टिकल माउस कह दो, एक ही बात है। और ये ध्यान रखना कि वायरलेस या कॉर्डलेस ऑप्टिकल माउस में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल में लाई जाती है उसे बोलते हैं शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स। शॉर्ट रेंज रेडियो वेव्स। जब कोई डेटा है ना बिना तार के ट्रांसफर किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है, तो वहां पर वेव का कॉन्सेप्ट आता है, यानी कि तरंगों का। यानी अगर आप किसी भी जगह वायरलेस डेटा की बात कर रहे हैं तो वहां तरंग इस्तेमाल में लाई जा रही होंगी। तीन तरीके की तरंगों का जनरली इस्तेमाल होता है वायरलेस कम्युनिकेशन में, है ना, यानी कि बिना तार के संचार में। एक नाम है रेडियो वेव, और एक नाम है माइक्रोवेव, और एक नाम होता है इंफ्रारेड। इनको और ज्यादा डिटेल में भी हम पढ़ेंगे जब इंटरनेट वाली बात आएगी, क्योंकि इंटरनेट का इस्तेमाल हम वायरलेस भी तो करते हैं, इंटरनेट हम बिना तार के भी तो यूज कर लेते हैं। तो इनको डिटेल में वहां पर समझेंगे। फिलहाल के लिए बस ये समझ लीजिए कि जो रेडियो वेव्स होते हैं ना उसमें भी दो कैटेगरियां हैं, एक लॉन्ग रेंज वाली और एक शॉर्ट रेंज वाली। तो जितनी भी कंप्यूटर से संबंधित डिवाइसेस है ना, जैसे कीबोर्ड माउस वगैरह आ गए या कोई प्रिंटर हो गया, तो इनमें शॉर्ट रेंज रेडियो वेव का इस्तेमाल करके डाटा को स्थानांतरित किया जाता है। हिंदी में ऐसे कहा जा सकता है कम दूरी की रेडियो तरंगें। रेडियो तरंगे। बताओ बेटा, बात समझ में आ गई या नहीं? तो ये है ना शुरू से लेकर अब तक की टेक्नोलॉजी रही है माउस के केस में, जो मैंने आपको समझाई है। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। यहां तक नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। क्लियर है? अब अगला पॉइंट है ना, एक और नोट कर लीजिए। देखिए, माउस है ना अभी तक जितने भी आए हैं उनके टाइप भी होते हैं, मतलब अलग अलग तरीके के माउस भी होते हैं क्या? हाँ। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, दैट इज टाइप्स, यानी कि प्रकार। हो सकता है इनमें से कोई नाम आपके सामने आ जाए या आपसे पूछ लिया जाए। जैसे सबसे पहला नाम तो आएगा नॉर्मल माउस। ये तो नॉर्मल माउस ही हो गया जो आपको है ना कंप्यूटर के साथ रखा हुआ देखने को मिल जाता है, आप यूज करते हैं। इसके अलावा है ना एक गेमिंग माउस भी आता है, ठीक है, जो स्पेशली गेम खेलने के लिए बनाया जाता है, जिसमें जो बटन होता है ना वो ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसे अभी मैं लिखवाऊंगा कि अगर आपसे ये कभी पूछा जाए कि किसी माउस में है ना मिनिमम और मैक्सिमम बटन कितने हो सकते हैं, तो इसका सही आंसर है 2 से लेकर 5 तक। यानी कि किसी नॉर्मल माउस में 2 से लेकर 5 बटन तक हो सकते हैं यूज करने के लिए। बट गेमिंग माउस जैसे माउस जो बनाए गए हैं उनको स्पेशली गेम खेलने के लिए बनाया गया, और गेम खेलने में कई सारे बटनों की आवश्यकता पड़ती है, तो वहां पे बटन की संख्या ज्यादा हो सकती है। और ठीक है, वहां पर बटन की संख्या ज्यादा हो सकती है। ये एक एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है। बाकी जितने भी ज्यादातर माउस होते हैं ना उनमें 2 से लेकर 5 तक ही बटन हो सकते हैं बस। इसके अलावा है ना एक माउस और भी आता है जिसको हम पक्स के नाम से बोलते हैं। इसका नाम है PUCKS, पक्स। ये बेसिकली है ना एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया एक माउस है जो बिल्कुल गोल शेप में होता है। अभी मैं दिखा दूंगा सभी माउस की फोटोग्राफ आपको, बिल्कुल गोल होता है एक, और एप्पल कंपनी ने इसको स्पेशली बनाया है, ठीक है। इसके अलावा एक माउस का नाम और लिख लीजिए, दैट इज गायरोस्कोपिक माउस। गायरोस्कोपिक माउस, ठीक है। इस गायरोस्कोपिक माउस को है ना एक और नाम से भी बोल सकते हैं, दैट इज, इसको एयर माउस भी बोल देते हैं। एयर माउस मतलब ये बेसिकली मेडिकल लाइन में इस्तेमाल में लाए जाने वाला माउस होता है, जिसको सरफेस पे नहीं रखना पड़ता।
इसको ऊपर हवा में ही रख लीजिए और उसमें जो बटन है या हवा में इसे मूव कराएंगे तो माउस पॉइंटर मूव कर जाता है। तो बेसिकली हवा में इस्तेमाल में लाए जाने वाले माउस को जो मेडिकल लाइन में इस्तेमाल में लाया जाता है उसे गायरोस्कोपिक या एयर माउस के नाम से भी बोलते हैं। ठीक है। इसके अलावा एक माउस और भी होता है जिसको एर्गोनॉमिक माउस कहते हैं। इनका कोई हिंदी नाम नहीं होता बेटा, ये अंग्रेजी वाले नाम ही होते हैं इनके। एर्गोनॉमिक माउस का मतलब क्या है मैं समझा देता हूं आपको। एर्गोनॉमिक बेसिकली एक स्टडी होती है, जैसे इकोनॉमिक्स होता है अर्थशास्त्र, ऐसी एक एर्गोनॉमिक्स होता है। ये स्टडी है जिसमें ये बताया जाता है कि कंप्यूटर या इन टेक्नोलॉजी की मदद वजह से हमारे शरीर पर क्या दुष्प्रभाव पड़ सकते हैं और फिर उनका सोल्यूशन क्या है। मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की वजह से हमारे शरीर पर जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं उनकी स्टडी को एर्गोनॉमिक्स कहा जाता है। आप बोलेंगे सर कंप्यूटर से हमें क्या नुकसान है। देखो कई इस तरीके के नुकसान हो सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर की स्क्रीन को आप घंटों घंटों तक देखते हैं तो आपको है ना आंखों में प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि कंप्यूटर की स्क्रीन से निकलने वाली जो ब्लू रेज होती हैं वो आपकी आंखों की जब कॉर्निया में पड़ती हैं तो उसको वीक कर देती हैं, ये दिक्कत आती है। कई बार कंप्यूटर के सामने जो लोग बैठ के काम कर रहे हैं तो वो अपनी पीठ को है ना ऐसे झुका लेते हैं और फिर काम करते रहते हैं, तो उनके है ना रीढ़ की हड्डी में यानी स्पाइनल कॉर्ड में भी प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार घंटों घंटों तक जो लोग माउस का यूज करते हैं ना तो उनकी कलाई में है ना दिक्कत होना शुरू हो जाती है, वो प्रॉब्लम करने लगती है। तो इन सब चीजों के सोल्यूशन के लिए ना अलग अलग तरीके की डिवाइसेस भी बना दी गई हैं। जैसे कि कंप्यूटर के सामने बताया जाता है कि एक विशेष प्रकार की कोई चेयर हो उसी पर बैठी है, सीधे बैठी है ना। अगर स्क्रीन की वजह से आंखों में दिक्कत हो रही है तो ब्लू कट चश्मे आते हैं उनका इस्तेमाल कीजिए ताकि नीली रोशनी आंखों तक ज्यादा ना पहुंचे। और माउस भी स्पेशली एक ऐसा बना दिया गया है जिसपे ऐसे हाथ हाथ रखा जाता है। नॉर्मली माउस को ऐसे पकड़ते हैं ना, एक अलग तरीके से आया माउस जिसमें ऐसे होता है हाथ रखा जाता है, यहाँ पर एक बटन होता है और यहाँ पर होता है। तो ऐसे माउस का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी कलाई में कभी भी दर्द नहीं होगा। तो इस विशेष प्रकार के माउस को है ना फिर एर्गोनॉमिक माउस के नाम से बोला जाता है। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए। तो नॉर्मल माउस हो गया, गेमिंग माउस हो गया, पक्स हो गया, गायरोस्कोपिक माउस हो गया, एर्गोनॉमिक माउस हो गया, तो ये सब अलग अलग कैटेगरी है माउस की। तो चलिए एक काम करते हैं, इन माउस को एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो अभी है ना आपको मेरे कंप्यूटर का स्क्रीन शेयरिंग दिखाई देगा जिसमें मैं ये सारे माउस आपको दिखाता हूँ। मैं अपने कंप्यूटर में ना एक वेब ब्राउजर ओपन करने जा रहा हूँ जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एज। ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का बाय डिफॉल्ट वेब ब्राउजर है जिसमें अभी आपके सामने गूगल सर्च इंजन मैंने ओपन कर लिया। और अब यहाँ पर देखते हैं, देखो नॉर्मल माउस तो है ना सभी लोगों ने देखा है जो इस तरीके से दिखता है ना। अब वो बॉल वाला माउस दिखाता हूँ आपको, रोलिंग बॉल। ये तो चलो मतलब ऊपर की तरफ बॉल बना दी है इसमें। ये देखो ये फोटोग्राफ होता था पहले, ये फोटोग्राफ में दिखाया गया है। ये माउस का ना नीचे का हिस्सा है, तो ये बॉल लगी होती थी इसमें नीचे की तरफ। ये देख लो ऐसा होता था। ठीक है। अभी वाले माउस तो आपने देखे ही हैं। बाकी देख लो PUPKS पक्स वाला माउस कैसा दिखता है, पक्स माउस। देखो पक्स वाला जो माउस है ना वो ऐसे दिखाई देता है। ये बेसिकली एप्पल कंपनी के द्वारा बनाया गया है स्पेशली। ठीक है, गोल गोल। इसके बाद है ना एक माउस जिसको हम एयर माउस के नाम से भी जानते हैं, ये ऐसा दिखाई देता है। अब इन्होंने माउस वगैरह क्या, इन्होंने तो रिमोट कंट्रोल टाइप के ज़्यादा दिखा दिया है। इसका पूरा नाम लिखता हूँ मैं, गायरोस्कोपिक। देखो इस टाइप का माउस होता है जो आप देख रहे हैं अभी। ठीक है, ये हाथ में रख के इस्तेमाल में लाया जाता है, इसको जमीन पे नहीं रखना पड़ता। और क्या लिखा था मैंने, एर्गोनॉमिक माउस, एर्गोनॉमिक माउस। ये ऐसा है देखो, अगर आप इस तरीके के माउस का इस्तेमाल करेंगे, जैसे ये इमेज देखो फोटोग्राफ,
तो जो प्रेशर पड़ता है ना आपकी कलाई पर वो नहीं पड़ेगा, यहाँ पर नहीं पड़ रहा। और अगर इस तरीके से माउस को आप घंटों घंटों इस्तेमाल करेंगे तो आपकी रिस्ट यानी कि कलाई पर कुछ समय बाद प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा, दर्द होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गई बात? चलिए अब मैं आपके सामने आ जाता हूँ और आगे टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली है ना, हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम माउस का इस्तेमाल भी कर रहे हैं ना तो इसमें भी कई तरीके के टाइप हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, नोट कर लीजिए। कर लिया? ठीक है। तो अब इसके बाद है ना कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स और बचे हुए माउस के, वो भी देख लेते हैं। जैसे मैं बोल रहा था आपको कि है ना, अगर कोई माउस आप यूज कर रहे हैं तो उसमें टोटल बटन की संख्या कितनी हो सकती है। तो देखो बेटा, बटन है ना मिनिमम 2 से लेकर 5 तक हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके के माउस में मिनिमम 2 से लेकर 5 तक हो सकते हैं। अच्छा, गेमिंग माउस रह गया। चलिए अब दोबारा स्क्रीन शेयरिंग करूंगा तब दिखा दूंगा, वरना गेमिंग माउस भी ऐसा ही था और उसमें ज्यादा बटन दे रखे होते हैं बस। अब देखो सीधी सी बात है कि आप एक सिंपल से सिंपल नॉर्मल माउस अगर लेंगे ना तो उसमें 2 बटन तो होंगे ही होंगे, है ना। अगर आप माउस को कोई देखते हैं तो इस तरीके से इसमें 2 बटन तो होंगे ही होंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। ये वाला जो साइड है लेफ्ट साइड है तो इसीलिए इसको लेफ्ट क्लिक बटन कह देते हैं, और ये राइट साइड में दिख रहा है इसलिए इसको राइट क्लिक बटन कह दिया जाता है। तो मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि आपको किसी भी माउस में ना, एक नॉर्मल माउस में 2 बटन तो दिखेंगे दिखेंगे। अब बटन की संख्या ज्यादा बढ़ती जाती है और मैक्सिमम 5 तक हो सकती है। जैसे यहाँ पर एक व्हील बटन भी आ जाता है कई बार, स्क्रॉल करने के लिए, किसी भी एप्लीकेशन को ऊपर नीचे खिसकाने के लिए, स्क्रॉलिंग के लिए व्हील दे दी जाती है यहाँ पर। या कई बार यहाँ पर एक और अलग से बटन दे देते हैं, ठीक है, जिसको बटन दबाने के बाद स्क्रॉलिंग लॉक हो जाती है। फिर आपको है ना व्हील जैसा कुछ नहीं है, आपको केवल माउस को ऊपर नीचे खिसकाना है, वो अपने आप कोई भी एप्लीकेशन स्क्रॉल करती रहती है ऊपर नीचे। ठीक है, तो इस तरीके के बटन आप यहाँ पर देखेंगे। अगला पॉइंट ये आता है कि अगर आप लेफ्ट क्लिक बटन का इस्तेमाल करते हैं माउस से तो इससे क्या होता है। तो जनरली इसका इस्तेमाल करते हैं हम किसी भी एप्लीकेशन को पॉइंट करने के लिए या फिर सेलेक्ट करने के लिए। ठीक है ना, मतलब अगर कोई आइकन मेरे को दिखाई दे रहा है किसी मूवी या सॉन्ग का तो मैं माउस से उसे पॉइंट करके दिखा सकता हूँ, देख भाई यहाँ पर ये आइकन है, तो पॉइंट करना हो गया। सेलेक्ट करने का मतलब ये हो गया कि अगर जैसे कोई भी एप्लीकेशन है, मान लो एमएस वर्ड एप्लीकेशन है और उसमें आपने कोई पैराग्राफ टाइप किया है, तो उस पूरे पैराग्राफ को अगर आपको सेलेक्ट करना है तो उसके लिए भी माउस लेफ्ट क्लिक बटन का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे बोला जाता है कि लेफ्ट क्लिक बटन का इस्तेमाल सेलेक्ट और पॉइंट करने के लिए करते हैं, बट माउस का राइट क्लिक बटन का यूज किस लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर है एक मेन्यू या लिस्ट को ओपन करने के लिए, जिसको कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू कहा जाता है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू, आगे लिख लीजिए, को ओपन करने के लिए। ये क्या चीज है आपने नोटिस किया है कि जब हम किसी भी एप्लीकेशन पर है ना काम कर रहे, मतलब किसी भी एप्लीकेशन को देख रहे होते हैं या किसी भी एप्लीकेशन का आइकन को देखते हैं तो उस पर माउस से राइट क्लिक करके उसकी सारी प्रॉपर्टी जान सकते हैं, है ना। आप किसी भी एप्लीकेशन को है ना कंप्यूटर में देखना उसके आइकन को, और उस पर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक बटन से क्लिक करके फिर माउस का राइट क्लिक बटन दबा देना, तो एक लंबी सी लिस्ट आपके सामने खुल के आएगी। तो ये ध्यान रखना कि कंप्यूटर में लिस्ट को लिस्ट ना कहकर मेन्यू शब्द से बोला जाता है। तो फाइनली आपके सामने आ जाएगा सारी चीजें लिखी हुई कि उस फाइल को आपको क्या करना है, कैसे ओपन करना है, कट कॉपी पेस्ट करना है क्या, रीनेम करना है क्या, डिलीट करना है क्या, या इसकी प्रॉपर्टी देखनी है, सब चीजें लिखी हुई आ जाती हैं। तो उसी को बेसिकली कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मेन्यू या कॉन्टेक्स्ट मेन्यू भी कहा जाता है। नोट कर लीजिए, ठीक है। और एक पॉइंट और आता है, माउस में ना जनरली आपको व्हील भी देखने को मिलती है, अक्सर यहां पर होती है व्हील, और इस व्हील का काम होता है बेसिकली स्क्रॉल करना। तो ऐसा लिख लीजिए, स्क्रॉलिंग करने के लिए, करने के लिए। स्क्रॉलिंग समझ गए ना, मतलब किसी भी एप्लीकेशन में ऊपर नीचे जाने के लिए, स्क्रॉल करने के लिए आपको व्हील बटन इस्तेमाल करना होता है। और एक लास्ट पॉइंट और है, माउस के केस में बहुत बार इस्तेमाल में लाया जाता है ये शब्द, दैट इज ड्रैग एंड ड्रॉप। देखो अगर कोई भी एप्लीकेशन है आपके सामने, जैसे कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको कोई एप्लीकेशन या कोई एप्लीकेशन का आइकन यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या बोल रहा हूं मैं, आइकन, मतलब हर चीज को दिखाने के लिए ना एक आइकन हमें कंप्यूटर में दिया जाता है।
अगर मैं है ना इसको माउस के लेफ्ट क्लिक बटन से पकड़ लूं, यानी इस पर क्लिक करके माउस का लेफ्ट क्लिक बटन को दबा के रखूं और यहां से उठा के इसे यहां छोड़ दूं, तो होगा क्या, ये अपनी पहली वाली वास्तविक जगह से हट जाएगा और यहां पर आ जाएगा। तो इसी को बोलते हैं बेटा, यहां से आपने ऐसे ड्रैग किया और यहां पर इसे ड्रॉप कर दिया। तो माउस के थ्रू है ना हम अपने कंप्यूटर में बहुत बार बार है ना ड्रैग एंड ड्रॉप बहुत करते हैं। इस फाइल को यहां से उठा के यहां रख दिया, इसको यहां से यहां कर दिया, तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप माउस के थ्रू बहुत ज्यादा किया जाता है। बट ड्रैग एंड ड्रॉप का बेसिकली मतलब क्या है, या इसे कैसे समझ सकते हैं, तो ये उसी तरीके से तो काम कर रहे हैं जैसे आप किसी भी चीज को कट और पेस्ट करते हो। तो हम यहां लिख सकते हैं सेम एज कट पेस्ट। मान लीजिए कि अगर कोई आइटम है, ठीक है, उसको हमने कट कर लिया और दूसरी जगह पेस्ट कर दिया, तो उसका मतलब भी तो यही होता है। जैसे अगर यहाँ पर कोई आइकन था या कोई फाइल का आइकन है, मैं उसे यहाँ से कट कर लूं और यहाँ पर पेस्ट कर दूं, तो वो अपनी पहली वाली जगह से गायब हो जाता है ना। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि कट पेस्ट करना होता है। समझ में आ गई बात, नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछते हैं कि बताओ माउस के थ्रू अगर आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं तो ये किसके जैसा होगा, ये कट पेस्ट के जैसा होगा, कॉपी पेस्ट के जैसा होगा, इस तरीके के क्वेश्चन बना लिए जाते हैं। तो देखिए माउस से रिलेटेड जितने भी बातें हैं वो मैंने आप सभी लोगों को बता दी हैं। इससे ज्यादा माउस के बारे में नहीं पूछा जा सकता। तो अब मैं ना जितनी भी डिवाइसेस मैंने आपको लास्ट क्लास में लिखवाई थी, जो इनपुट डिवाइसेस थी, उन सभी को जल्दी जल्दी डिस्कस करना शुरू कर रहा हूं। आप सुनते जाइए, डाउट हो तो पूछते जाइए। देखो जी, मैंने ना आपको इनपुट डिवाइसेस के केस में एक नाम और लिखवाया था, दैट इज बीसीआर। इसका फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। ठीक है, आपने देखा है ना किसी भी शॉपिंग मॉल से जब हम सामान वगैरह खरीद के लेके आते हैं, जनरली कपड़े वगैरह खरीदते हैं, तो उन कपड़ों के साथ है ना एक टैग होता है और उस टैग पर हम देखते हैं इस तरीके से मोटी पतली लाइनें आपको देखने को मिलती हैं। ये मोटी पतली लाइनें बेसिकली बार कोड कहलाती हैं और इन्हीं बार कोड के अंदर छुपा होता है कोड, जिससे है ना उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता चल जाती है। किसको? एक डिवाइस को, जिसे बार कोड रीडर कहते हैं। ये डिवाइस बेसिकली बनाई जाती है स्पेशली अलग से, जिसमें लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। आपने नोटिस भी किया होगा कि किसी शॉपिंग मॉल में आप कोई सामान खरीद रहे हैं, तो जब आप बिलिंग काउंटर पे जाते हैं तो बिलिंग काउंटर वाला जो व्यक्ति है वहां पर, वो टैग को हाथ में पकड़ेगा और एक डिवाइस से ना रेड कलर की लाइट छोड़ता है। वो लेजर लाइट होती है, जिससे ना जैसे ही वो लाइट यहाँ पर इन लाइनों के ऊपर पड़ती है, उस प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर आ जाएगी। यानी उस प्रोडक्ट का साइज क्या है, उसका प्राइस क्या है, सब कुछ आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ मोटी पतली जो लाइनें दिखाई दे रही है ना, इनके अंदर इंफॉर्मेशन छुपी हुई है, जिसको लेजर की मदद से डिटेक्ट किया जाता है एक डिवाइस के थ्रू, और उस डिवाइस का नाम है बारकोड रीडर। ये ध्यान रखना कि इन मोटी पतली जो लाइनें हैं, यानी कि ये जो बार कोड की लाइनें होती हैं, इनके नीचे ना नंबर भी लिखा होता है इस तरीके से। तो नंबर से भी है ना, कई बार क्या होता है ना, बार कोड जो रीडर है वो काम नहीं कर रहा होता, तो ये नंबर डाल के भी लोग है ना अपना किसी भी प्रोडक्ट का इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में डाल सकते हैं। भाई टेक्नोलॉजी कभी भी खराब हो सकती है ना। मान लो आपका जो बार कोड रीडर है वो खराब हो गया, नहीं काम कर रहा, तो फिर तो कोई प्रोडक्ट है ना इस मतलब ऐड ही नहीं हो पाएगा बिल में। तो फिर है ना इसके नीचे जो नंबर लिखे हैं उनसे भी काम चल जाता है। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना कि अगर किसी भी बार कोड के नीचे जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं, उसमें शुरुआत के जो 3 अंक होते हैं वो बहुत सिग्निफिकेंस या सिग्निफिकेंट रखते हैं। बार कोड के केस में बहुत महत्वपूर्णता रखते हैं। जैसे यहाँ पर क्या लिखा है 890, तो ये ध्यान रखना कि ये एक इंटरनेशनल कोड होता है और इंटरनेशनल कोड में 890 हमारे भारत यानी कि इंडिया को दिया जाने वाला ये कोड है। समझ में आ गई बात? यानी कि अगर कोई बार कोड नंबर आप देख रहे हैं जो शुरुआत में 890 से शुरू हो रहा है, तो मतलब वो इंडिया का बार कोड है। जैसे मान लो कोई कंपनी है ना, ये मान लीजिए ये बोतल मेरे सामने है, इसको कोई भारत की कंपनी बना रही है मान लीजिए, तो भारत की कंपनी जब इस प्रोडक्ट को बनाएगी और इस पर बार कोड लगाना चाहेगी, है ना, तो उसका बार कोड नंबर 890 से शुरू होगा।
बेसिकली बार कोड है ना, ऐसा नहीं होता कि कोई भी अपनी मर्जी से बना ले, कंप्यूटर से जनरेट कर ले और अपने प्रोडक्ट पे लगा दे। ये इंटरनेशनल लेवल पर काम करता है, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर। आपने ना एक यूरोपियन देश का नाम सुना होगा, बेल्जियम। और उस बेल्जियम देश की राजधानी है ब्रुसेल्स। और वहां पर एक कंपनी है ग्लोबल स्टैंडर्ड वन नाम की, उस कंपनी ने बेसिकली ये जनरेट किया था बारकोड सिस्टम, जो पूरी दुनिया आज यूज कर रही है अपने प्रोडक्ट्स पर। तो अगर भारत की कोई कंपनी बारकोड सिस्टम लेना चाहती है तो वहीं से लेगी। यानी इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज काम करती है। ठीक। अगर ऐसा कोई बार कोड आपको दिखाई दे रहा है किसी प्रोडक्ट के नीचे, ठीक, और वहां है ना नंबर दिख रहा है 978 शुरुआत में, तो ये कौन से देश का है? तो बेटा ये किसी देश का नहीं होता, ये पूरे वर्ल्ड में आईएसबीएन का कोड है। किसका? आईएसबीएन। ये क्या चीज होती है भाई? आईएसबीएन का मतलब होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। ठीक है, यानी कि कोई भी किताब छाप रहा हो, बना रहा हो, चाहे वो इंडिया की कंपनी हो चाहे वो अमेरिका की हो, उन सभी को एक ही कैटेगरी में रख दिया आईएसबीएन के अंदर। और आईएसबीएन का बार कोड नंबर शुरू होता है 978 से। हाँ, क्लियर है जी? तो ये कॉन्सेप्ट है ना, आप दिमाग में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। वैसे मैं आपको एक बात और बता दूं कि अब बारकोड सिस्टम धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि अब हर जगह पर है ना एक और नया कोड आता जा रहा है, और वो है पेटीएम करो। पेटीएम का बहुत ज्यादा ऐड चलता था ना, हर जगह सुनने को मिलता था पेटीएम करो। बट अब थोड़ा सा है ना मार्केट में पेटीएम की जो रेपुटेशन है वो गिरती जा रही है। तो अब है ना गूगल पे है, फोन पे है, ये उठ गए मार्केट में, तो ये भी ऑप्शन मार्केट में अवेलेबल है। ठीक है, पेटीएम फिर भी काफी हद तक अभी भी देखने को मिलता ही है। तो पेटीएम वाले केस में ना आपको एक कोड देखने को मिलता है इस तरीके से, है ना। ये वाला कोड क्या कहलाता है? ये कोड कहलाता है बेसिकली क्यू आर कोड। ठीक है। और इस क्यू आर कोड में क्यू आर की फुल फॉर्म भी होती है, दैट इज क्विक रेस्पॉन्स कोड। तो ये कोड है ना आज के समय पर, आज की डेट में हमें हर जगह देखने को मिल रहा है। धीरे धीरे आने वाले समय में बहुत जगह या सभी जगह ये कोड हो सकता है। क्यों? इसकी खासियत ये है कि बेटा आज के समय स्मार्टफोन का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, तो स्मार्टफोन के थ्रू ही इस क्यूआर कोड को स्कैन करा लिया जाता है, रीड कर लिया जाता है। जबकि बार कोड को रीड करने के लिए अलग से डिवाइस होनी चाहिए, दैट इज बार कोड रीडर। बट क्यूआर कोड को रीड करने के लिए अलग से कोई डिवाइस नहीं है, इसे मोबाइल फोन के कैमरे से ही स्कैन कर लेते हो, है ना। तो एक अच्छी बात है, और आने वाले समय में स्मार्टफोन जो लोगों के पास हैं और भी होने लग जाएंगे। मतलब आज के समय अगर कोई व्यक्ति स्मार्टफोन का इस्तेमाल अगर नहीं भी कर रहा है, तो आने वाले समय में लगभग सभी लोग स्मार्टफोन यूज करेंगे, तो आसान हो जाएगा ये। ठीक है। ये कोड भी बेसिकली ना जापान की एक कंपनी थी, डेंसो वेव नाम की, उसने बनाया था ये कोड अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए। ऑटोमोबाइल क्षेत्र की वो कंपनी थी। ऑटोमोबाइल समझ गए, जो कार या बाइक के जो पार्ट्स वगैरह जो बनते हैं ना, वो कंपनी थी वहां पर, डेंसो वेव नाम की, उसने बनाया था ये। फिर इसकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए पूरी दुनिया में आज इसे इस्तेमाल में लाया जा रहा है। ठीक है भाई। इसके बाद है ना एक और नाम लिख लीजिए यहाँ पर, दैट इज ओसीआर। ओसीआर का मतलब होता है बेटा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। देखो इस टेक्नोलॉजी को है ना डेवलप किया गया था हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन के लिए, यानी कि इंसानी लिखावट को पहचानने की तकनीक। मतलब अगर है ना आप कुछ लिख दें और कोई तकनीक आपकी लिखावट को ही समझ जाए कि आपने क्या लिखा है, तो समझ लो उसे ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर कहा जाएगा। जैसे आप अपनी हैंड राइटिंग में एप्पल शब्द लिख दो ऐसे, हैंड राइटिंग तो किसी की भी कैसी हो सकती है, गंदी साफ जैसी हो, किसी कैसे भी हो सकती है। बट अगर कंप्यूटर की कोई टेक्नोलॉजी इसको समझ जाए कि ये क्या लिखा है, और एग्जैक्ट वर्ड टाइप कर दे और वो समझ जाए कि आपने एप्पल लिखा है, तो समझ लो कि वहां पर ओसीआर का इस्तेमाल हो रहा होगा। ये जनरली एप्लीकेशन बेस्ड होता है, जैसे मोबाइल हो गया, टैब हो गया, इनके अंदर ओसीआर एक एप्लीकेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन में किया जा रहा होता है, इंसानी लिखावट को पहचानने की तकनीक। ठीक है। बट आज के समय ना इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए भी किया जा रहा है। जैसे अगर किताब में कुछ लिखा हुआ है प्रिंटेड फॉर्म में, तो उसको भी रीड कर लेती है टेक्नोलॉजी। ठीक। इसके बाद आता है ओएमआर। ओएमआर का फुल फॉर्म है बेटा ऑप्टिकल मार्क रीडर।
आज के समय तो ना ज्यादातर जितने भी एग्जाम है सब ऑन कंप्यूटर बेस्ड हो गए हैं, बट पहले या आज भी कुछ एग्जाम एक विशेष तरीके से कराए जा रहे हैं या कराए जाते थे ओएमआर शीट के थ्रू। जैसे आपको है ना एक किताब मिलेगी बुकलेट जिसमें क्वेश्चन लिखे होंगे, ऑप्शन लिखे होंगे। अब आपको क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ने के बाद है ना एक बुकलेट, एक शीट दी जाती थी जिसको ओएमआर शीट कहते थे। उसमें आपको गोले भरने होते थे कि पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी है तो डी का गोला भर दो। और ये भी कहा जाता था कि ये शीट ओएमआर शीट है, इस पर इधर उधर कुछ भी पेन या पेंसिल मत चला देना वरना आपका रिजेक्शन हो जाएगा। तो बेसिकली उस शीट को है ना एक डिवाइस में डाला जाता था ऊपर से, उस डिवाइस को कहते थे ओएमआर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो वो शीट है ना पूरी ऊपर से जाती थी और नीचे की तरफ से बाहर निकल आती थी। तो शीट ओएमआर शीट कहलाएगी। उसमें जहां जहां आपने मार्क किया यानी गोले भरे हैं उसको वो मशीन या डिवाइस है ना रीड कर लेती थी और बता देती थी कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं। खैर आजकल वो चीज खत्म होती जा रही है क्योंकि सारे पेपर सारे एग्जाम ऑनलाइन कंप्यूटर पर होते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये भी है ना क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गई। इसके बाद है ना एक डिवाइस और होती है जिसको इनपुट डिवाइस कहेंगे और वो है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देखो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था ये बात कि रिकॉग्निशन या रीडर दोनों ये शब्द मान्य होते हैं, यानी अगर मैं यहाँ रीडर भी लिख दूं तो ये भी मान्य माना जाएगा, बट दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आते। जैसे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे। ठीक है जी। एक बच्चे ने लिखा है सर ओसीटी क्या होता है, समझ में नहीं आया। ओसीटी नहीं है, ओसीआर है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। चलिए मैं दोबारा बता देता हूं, उसके बाद फिर मैं एमआईसीआर की तरफ जाऊंगा। ओसीआर का मतलब सिंपल सा है कि कोई भी डिवाइस, चाहे वो आपका मोबाइल हो सकता है, कोई टैबलेट हो सकती है या कहीं पर भी, अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिख रहे हैं, आपको एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि आप अपनी हैंड राइटिंग में लिख दो। इसका एक एग्जांपल बताऊं, मतलब इससे मिलता जुलता। आप है ना जब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हो डीएल, तो जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओगे, अब हर जगह का नहीं पता कि हर जगह कैसा रूल एंड रेगुलेशन है। यूपी की बता सकता हूं मैं, उत्तर प्रदेश में क्या होता है। जब आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं, अपना फॉर्म वगैरह सबमिट करते हैं, तब आपसे है ना एक जगह साइन करवाए जाते हैं कि अब साइन करो। अब वो साइन किसी कागज पे नहीं करवाते, वो एक पैड होता है जिस पर एक पेन जैसी डिवाइस आपको दी जाएगी और कहते हैं इस पे साइन करो। तो जैसे आपको साइन बनाने अपने बना दीजिए, वो साइन है ना उस पैड पे नहीं बनते हुए दिखाई दे रहे होते हैं, बट वो साइन कंप्यूटर की स्क्रीन पर बन जाते हैं, कंप्यूटर के अंदर बनते हुए दिखाई दे रहे होंगे। तो ये कुछ ऐसा ही मिलता जुलता एग्जाम्पल है कि आपकी हैंड राइटिंग को कोई, मतलब आपकी हैंड राइटिंग को कंप्यूटर को दिया जा रहा है, ये नॉर्मल सी चीज है। तो वहां पर ओसीआर यूज नहीं हो रहा, ये ध्यान रखना कि अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जा रहे हो वहां आपसे साइन करवाया जाए तो वो वहां पर ओसीआर नहीं हो रहा। मैं बस बता रहा हूँ मिलता जुलता एग्जाम्पल, क्योंकि अगर आपने अपने साइन करे, मान लो ये आपके कोई साइन है ये करके, है ना, तो साइन ही होता है, इसका क्या रूपांतरण होगा। ऐसा थोड़ी कि किसी साइन को देखकर आपका नाम बदल दिया जाएगा, नाम रख दिया जाएगा। जैसे यतेंद्र नाम है तो इसको देखकर यतेंद्र निगम आ जाएगा लिखा हुआ, ऐसा थोड़ी करना है। जो साइन है वही हमें कंप्यूटर में यूज करना है, बिल्कुल एज इट इज। तो यहाँ ओसीआर यूज नहीं हो रहा। बट मान लीजिए कि अब एक स्टेप आगे बढ़ जाएं और हम है ना एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें कि हमने अपनी हैंड राइटिंग में जल्दी जल्दी लिखा एप्पल। अब ये तो फिर भी साफ लिखा है मैंने, मैं बहुत जल्दी जल्दी में एप्पल लिख दूं ऐसे, अब समझ में आ रहा है कि ये एप्पल है। बट अगर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी इसे समझ जाए कि ये एप्पल ही लिखा होगा आपने, और फिर एप्पल शब्द को करेक्टली लिखकर दिखा दे आपके सामने, तो समझ लीजिए कि वहां पर यूज हो रहा है ओसीआर। ये टेक्नोलॉजी मोबाइल फोन में भी होती है और टैबलेट वगैरह में भी होती है। ठीक है, तो ये कहने का मतलब था कि यहां पर ओसीआर का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, और जैसा कि मैंने बताया कि आजकल है ना जो किताबों में जो प्रिंटेड टेक्स्ट होता है ना, छपाई वाली जो भाषा लिखी होती है प्रिंटेड वाली, तो उसको भी रीड करने के लिए ओसीआर का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखो एमआईसीआर यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर भी कह सकते हो, इसका इस्तेमाल जनरली बैंकों के केस में किया जाता है या बैंक में इसका यूज करते हैं, बैंक के चेक पर एक विशेष प्रकार के नंबर को रीड करने के लिए।
बैंक का चेक अगर आपने कभी देखा है तो सबसे नीचे की तरफ बॉटम में देखना, आपको एक चेक नंबर दिखाई देगा और उसी के बगल में एक 9 अंकों का यानी कि 9 डिजिट नंबर दिखाई देगा, वही MICR कोड होता है। तो उसी को रीड करने के लिए बैंक में एक डिवाइस रखी होती है जिसे MICR डिवाइस कहा जाता है। तो जैसे उस डिवाइस में चेक लगाकर छोड़ देते हैं तो वो डिवाइस के थ्रू ऐसे घूम के चेक बाहर निकल आता है। तो है ना वो डिवाइस उस नंबर के थ्रू है ना ये चेक किस सिटी का है, किस बैंक का है और बैंक की किस ब्रांच का है, ये इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर में दे देती है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हो इस बात को कि ये मान लो बैंक का चेक है, ये सपोज दैट बैंक का चेक है, ठीक है। तो यहाँ लिखा होता है 9 डिजिट नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 अंकों की संख्या है, जिसमें ये 9 अंकों की जो संख्या है ये 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है। ऐसे डिवाइडेशन दिखेगा नहीं, मैं आपको समझाने के लिए डिवाइड करके दिखा रहा हूँ। ये पहले 3 अंक होते हैं सिटी का कोड, ये बैंक का कोड और ये ब्रांच का कोड होता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, नंबर को रीड करने का काम कर रहा है। तो ये भी क्या हो गया, एक इनपुट डिवाइस हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है ना मैंने और भी कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम आपको लिखवाए थे, जैसे कि एक इनपुट डिवाइस का नाम लिखवाया था मैंने, लिख लीजिए, दैट इज टेप रीडर। देखो पुराने समय में ना टेप रिकॉर्डर चला करते थे, याद है, गुलशन कुमार की कैसेट्स वगैरह आया करती थी, माता की भेंटें, या जितने भी बॉलीवुड के गाने हम सुनते थे वो कैसेट की फॉर्म में सुनते थे जिसको टेप रिकॉर्डर में लगाया जाता था। तो बेसिकली उस कैसेट के अंदर है ना एक टेप हुआ करती थी जिसको मैग्नेटिक टेप भी कहते थे, चुंबकीय टेप, उसी के ऊपर गाने या डाटा रिकॉर्ड होता था। फिर उस कैसेट को जब प्लेयर में लगाया जाता था या टेप रिकॉर्डर में लगाया जाता था तो एक बटन दबाना पड़ता था हमें, प्ले, और प्ले के बटन को दबाने के बाद ही वो आवाज आना शुरू होती थी स्पीकर से। तो बेसिकली जो मैग्नेटिक टेप वहां पर लगी हुई थी ना, तो उसके जैसे आपने प्ले का बटन दबाया तो प्ले के बटन के नीचे ही लगा होता था एक टेप रीडर जो उस मैग्नेटिक टेप से टच होके चलता था। ऐसे समझ लो, प्ले का बटन दबाया तो मैग्नेटिक टेप नीचे की तरफ आया होगा और ये मैग्नेटिक टेप इससे टच होते हुए आगे बढ़ रही होती थी। तो ये टेप रीडर क्या करता था कि मैग्नेटिक टेप से डाटा को रीड कर लेता था और फिर स्पीकर से आवाज आना शुरू हो जाती थी, यानी गाने सुनना शुरू कर देते थे। तो बेसिकली टेप रीडर क्या कर रहा था, मैग्नेटिक टेप से डाटा को रीड करने का काम कर रहा था, यानी कि इनपुट लेने का काम कर रहा था। तो एक है ना कुछ समय पहले एक बच्चे ने मेरे को फोटो खींचकर भेजा था एक लोकल राइटर किताब का, तो वहां है ना उन्होंने क्या लिखा हुआ था कि टेप रीडर एक आउटपुट डिवाइस है। तो इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोकल राइटर की कोई भी किताब और PDF को कभी मत पढ़ा करिए। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई मेमोरी कार्ड है और उसे उसका डेटा अगर आप कंप्यूटर में देखना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, कार्ड रीडर। इसके अलावा एक नाम और लिख लीजिए, दैट इज किम्बॉल टैग रीडर। ये क्या होता है, देखो हमारे भारत में है ना जब भी हमने किसी टैग वगैरह को देखा है कपड़ों के साथ तो उस पर बार कोड ही देखा होगा, बट विदेशों में कुछ समय के लिए एक टैग चला कपड़ों के साथ जिसे किम्बॉल टैग कहा जाता था। जैसे आज के समय कपड़ों के साथ एक टैग लगा होता ना, बिल्कुल वैसे ही था, बट उसपे छेद हुआ करते थे, छेद छेद हुआ करते थे। तो उन छेद को किम्बॉल्स कहा जाता था और एक डिवाइस बनाई गई थी स्पेशल तरीके की जो उन छेद की पोजीशन को रीड करके कंप्यूटर को डाटा देती थी, तो उसे किम्बॉल टैग रीडर कहा जाता था। ठीक है, हमारे भारत में तो ये यूज नहीं हुआ, फॉरेन कंट्रीज में यूज होता था और ये कपड़ों के साथ जो टैग लगाया जाता था वहां यूज होता था ये। अगली इनपुट डिवाइस का नाम लिख लीजिए, दैट इज टच पैड। अगर आपके पास माउस नहीं है और आपके पास लैपटॉप है तो आप टच पैड का इस्तेमाल करके भी काम कर सकते हैं, माउस का ऑल्टरनेटिव। एक और इनपुट डिवाइस है जिसका नाम है ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल बेसिकली है ना माउस का ऑल्टरनेटिव ही होता है और ये चीज हमें देखने को मिली ब्लैकबेरी और स्पाइस के फोन में। आपने ब्लैकबेरी और स्पाइस के फोन पुराने वाले यूज किए हो तो उनमें क्या होता था, एक बॉल दी गई थी, उस बॉल को उंगली या अंगूठे से मूव कराते थे तो स्क्रीन पर पॉइंटर भी मूव करता हुआ दिखाई देता था। तो वो माउस का ऑल्टरनेटिव हो गया, और माउस क्या है, इनपुट डिवाइस, तो माउस का ऑल्टरनेटिव भी क्या होगा, इनपुट डिवाइस हो गया। इसके बाद लिख लीजिए एक और इनपुट डिवाइस का नाम, दैट इज लाइट पेन। देखो लाइट पेन है ना बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता था बेसिकली कि कंप्यूटर की मॉनिटर स्क्रीन के साथ एक वायर के थ्रू एक पेन जैसी डिवाइस जुड़ी होती थी और उस पेन में से लाइट निकलती थी।
तो जब उस लाइट को मॉनिटर स्क्रीन पर डाला जाता था तो मॉनिटर स्क्रीन हाईलाइट हो जाती थी। ये भी उसी तरीके से समझ लो कि अगर आप किताब से कुछ चीज पढ़ रहे हैं और अपने पास एक हाईलाइटर वाला मार्कर रख लो, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करते जाते हो ना, तो उसी तरीके का कॉन्सेप्ट था। एक और इनपुट डिवाइस होती है जिसे स्टाइलस कहते हैं। आज के समय जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं और उनके साथ कोई पेन जैसी डिवाइस मिले, उसे स्टाइलस ही बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास सैमसंग गैलेक्सी नोट वाली अगर सीरीज का कोई फोन है, तो उसके साथ एक स्टिक दी जाती है, पतली पेन जैसी डिवाइस, तो सैमसंग कंपनी तो उसे एस पेन बोलती है, जबकि उसे स्टाइलस ही कहा जाता है। एप्पल के जो टैब आते हैं उनके साथ एक पेंसिल जैसी डिवाइस बना के वो लोग दे रहे हैं, तो एप्पल से पूछा गया ये क्या है, तो उन्होंने कहा एप्पल पेंसिल, जबकि उसे टेक्निकल नेम में स्टाइलस ही कहा जाता है। ठीक है। मैं ना जिस माइक का इस्तेमाल करके बोल रहा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं, इसे शॉर्ट में माइक, और पूरा नाम होता है इसका माइक्रोफोन। ये भी एक इनपुट डिवाइस ही तो है, जो मेरे गले से निकलने वाली साउंड वेव यानी ध्वनि तरंगों को कैप्चर कर रही है, रीड कर रही है, और इसे फिर कंप्यूटर को दे रही है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। अगर आपके सामने कैमरा हो, तो कैमरे का काम केवल आपकी इमेज को कैप्चर करना होता है, इनपुट लेना। तो कैमरा अकेला शब्द इनपुट डिवाइस होता है, जबकि डिजिटल कैमरा और हैंडी कैम इनपुट आउटपुट दोनों होते हैं, क्योंकि उनमें डिस्प्ले भी लगी होती है। आपने है ना देखा होगा कि कुछ कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर है ना एक छोटा सा कैमरा लगा होता है, ठीक है। या आपने लैपटॉप में भी देखा होगा, डिस्प्ले के ऊपर एक छोटा सा कैमरा लगा होगा, जो कि आपको कैप्चर करने के लिए लगाया गया है। तो कैमरा ही है ना केवल, सिंपल कैमरा, तो वेब कैम कह देते हैं वैसे इसको। बाकी ये इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में ही आएगा। ठीक है। इसके अलावा कोई भी किसी भी प्रकार की स्कैन करने वाली डिवाइस हो, जिसको आप स्कैनर कह रहे हैं, स्कैनर कहने का ही मतलब होता है कि किसी भी फिजिकल डॉक्यूमेंट या दस्तावेज को या फिजिकल चीज को एक इमेज के रूप में परिवर्तित करके कंप्यूटर को दे देना, ये काम होता है स्कैनर का। जैसे आपकी कोई मार्कशीट है, तो स्कैनर उसको क्या करेगा, स्कैन करके एक इमेज बना के कंप्यूटर को दे देगा, है ना। इसके अलावा बायोमेट्रिक, जब हम आधार कार्ड वगैरह बनवाने जाते हैं तो हमारी फिंगरप्रिंट के निशान लिए जाते हैं। तो जिस मशीन के थ्रू हमारे फिंगरप्रिंट लिए जा रहे हैं, उंगलियों और हाथों के निशान लिए जा रहे हैं, वो बायोमेट्रिक मशीन कहलाती है। तो वो भी इनपुट की तरह हमारे फिंगरप्रिंट्स को ले रही है और कंप्यूटर को दे रही है। ठीक है भाई। तो यहाँ जितने भी डिवाइसेस मैंने लिखी हैं, सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस हैं। एक नाम और लिख सकते हैं, गेम खेलने के लिए जॉयस्टिक। तो गेम खेलने के जो रिमोट कंट्रोल वगैरह होते हैं उन्हें जॉयस्टिक कहा जाता है, वो भी एक इनपुट डिवाइस की तरह ही काम करते हैं। ठीक है। तो मैंने जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं सभी के बारे में आपको समझा दिया, कौन सी डिवाइस कहाँ पर इस्तेमाल में लाई जाती है वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है। आई होप सो कि सारी डिवाइसेस हो गई हैं। कीबोर्ड, माउस, बीसीआर, ओसीआर, ओएमआर, एमआईसीआर, टेप रीडर, कार्ड रीडर, किम्बॉल, टैग रीडर, टचपैड, ट्रैकबॉल, लाइट पेन, स्टाइलस, माइक, कैमरा, वेबकैम, स्कैनर, बायोमेट्रिक, जॉयस्टिक, सभी हो गए। मेरे हिसाब से कोई नहीं छूटा। तो ये सभी डिवाइसेस इनपुट डिवाइस के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है। तो आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। अब फटाफट जल्दी से वो लोग डाउट पूछिए जो क्लास के बीच में पूछ रहे थे इस टॉपिक से हटकर। पूछो भाई जल्दी जल्दी, क्या पूछना चाह रहे हो। तब तक मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि ये जो इनपुट डिवाइसेस है ना, कई बार तो इनके अंदर के क्वेश्चन पूछ रहे हैं पेपर में, या कई बार इतना सिंपल सा क्वेश्चन बना के पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस है या नहीं। आधे बच्चे इन क्वेश्चन के आंसर भी गलत कराते हैं। तो ये पता होना जरूरी है कि इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर के साथ कौन कौन सी इस्तेमाल में लाई जाती हैं। बाकी देखो यही बोलूंगा कि कभी भी आप एमसीक्यू वगैरह पढ़ें तो पहले तो मेरे सोर्सेज से पढ़ा करो, जो मैं ना आपको बताता हूँ कि मेरे टेलीग्राम और यूट्यूब से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए। फिर भी अगर आप कहीं से पढ़ते हैं एमसीक्यू और आपको डाउट रहे, तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजकर, यानी उसका फोटो या स्क्रीनशॉट भेजकर भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। जितना जल्दी होगा, मेरे को समय मिलेगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपका। ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैंने क्लास के शुरुआत में आपको दिया ही था। ठीक है। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, जो लोग क्लास के बीच में क्लास को डिस्टर्ब करने आए थे, वो यूनिकॉर्न नाम के घोड़े पर बैठकर उसी रफ्तार से वापस भी चले गए हैं।
इसीलिए है ना मैं क्लास को डिस्टर्ब नहीं करता हूँ कभी भी, क्योंकि कोई है ना ऐसे आएगा कि आया, अपना कमेंट कर दिया, जल्दी बताओ सर इसका आंसर, और मैं जा रहा हूँ। तो फिर उन बच्चों का क्या है ना, उन बच्चों की क्या उनको क्यों दिक्कत मैं देना, जो कंटिन्यूअसली सही तरीके से पढ़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं क्लास के बीच में, ठीक है, टॉपिक डिस्टर्ब नहीं करता हूँ। एक बच्चे ने लिखा है सर, एक आ गया कमेंट, बच्चे ने लिखा है गवर्नमेंट टीचर में कितनी सेल में पढ़ाई कवर हो जाती है। गवर्नमेंट टीचर में कितनी सेल, सेल क्या होता है? साल लिखने चाह रहे हो क्या? कितनी साल में पढ़ाई कवर हो जाती है? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या लिख रहे हो। पहले तो आप लिख रहे हैं गवर्नमेंट टीचर में कितने साल में पढ़ाई पूरी हो जाती है। नहीं समझ पा रहा, मीनिंग क्या निकला इस बात का? गवर्नमेंट टीचर में कितने साल में पढ़ाई कवर हो जाती है। गवर्नमेंट टीचिंग लिखना चाह रहे हो? गवर्नमेंट टीचिंग में कितने साल में पढ़ाई पूरी हो जाती है? तो कौन सी गवर्नमेंट टीचिंग? आप ऐसा तो नहीं लिखना चाह रहे कि अगर आप गवर्नमेंट टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो कितनी साल में पढ़ाई पूरी हो जाएगी, ऐसा लिखना चाह रहे हो? वो तो आपके ऊपर है, आपके ऊपर है, आप कितनी जल्दी सिलेबस को और कितनी जल्दी चीजों को कवर कर लेते हो। अगर यही लिखना चाह रहे हो तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती। देखो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ना एक शब्द ध्यान रख लेना बेटा, जिन लोगों के सिलेक्शन होते हैं बिल्कुल फेयर तरीके से, यानी कोई धांधलेबाजी नहीं करी उन्होंने, कोई फ्रॉड नहीं करा, और जो लोग फेयर सिलेक्शन ले रहे हैं, उनके केस में आपको ये बात बता दूं, उन्हीं लोगों से ये एक्सपीरियंस मैंने गेन किया है। सब लोग यही बोलते हैं और हमारा भी यही मानना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई ये कह दे कि मैंने सब कुछ तैयार कर लिया, समझ लो वो झूठ बोल रहा है। सब कुछ तैयार कर लिया ऐसा कोई शब्द नहीं होता। मैं, कोई ये बोल रहा है मैंने 6 महीने में सारा सिलेबस पढ़ लिया, खत्म कर लिया, ऐसा कोई होता ही नहीं है कॉन्सेप्ट। भाई आप ये बताइए, अगर आप ये कहते हैं कि मैंने 6 महीने में इस पेपर का सारा सिलेबस पढ़ लिया, सब कुछ खत्म, तो इसका मतलब आपका पूरे में से पूरे नंबर आने चाहिए। जब सब कुछ खत्म कर लिया तो सारा पेपर सही होना चाहिए, और जब सारा पेपर सही है तो फिर आपका सिलेक्शन होना चाहिए। और फिर भी अगर सिलेक्शन नहीं हो रहा तो फिर आप ये कैसे कह रहे थे कि मैंने सारा कुछ क्लियर कर लिया, सब कुछ पढ़ लिया? तो ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी भी पेपर को देने जा रहे हैं और एक दिन पहले भी आप पढ़ रहे हो, तो भी ये मान के जाइए कि सिलेबस अभी भी पूरा नहीं हुआ। कॉम्पिटेटिव एग्जाम का सिलेबस होता ही नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉपिक के नाम नहीं होते हैं, सिलेबस पूरे की बात कर रहा हूँ, वो ऐसा नहीं होता है। क्योंकि देखो, टीचर अपने लेवल पर मान लो कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है, उसकी बातें डिस्कस कर लेगा, बता देगा, उसके कॉन्सेप्ट बता देगा, फिर भी तो प्रैक्टिस रह जाती है ना, वो आप ही के ऊपर है। अब आप बोल रहे हैं मैंने प्रैक्टिस कर ली 2 बार, तो भी जरूरी नहीं है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाए। 3 बार करो, 5 बार करो, 10 बार करो, कोई एक बार प्रैक्टिस कर ले तो भी काम हो सकता है। तो ये कह देना कि हाँ जी मेरी तो तैयारी पूरी हो गई, मैंने सब कुछ कर लिया, या इतने समय में पूरा हो जाएगा, वो सब बेकार है, मिथ है, व्यर्थ की बातें हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? बहुत से बोलते हैं ना हम है ना इस एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं और 3 महीने में तैयारी करा देंगे। तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने जो चीज पढ़ानी थी वो 3 महीने में पढ़ा दी, खत्म कर दी। अब जरूरी नहीं है कि सिलेक्शन होगा ही, वो सिलेक्शन डिपेंड करेगा आपके ऊपर, और आपको तब तक तैयारी करनी पड़ेगी जब तक आपका पेपर की डेट नहीं आ रही, पेपर नहीं हो रहा। और एक दिन पहले तक भी अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तब भी आप ये नहीं बोल आपको नहीं बोलना चाहिए कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया। क्योंकि अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैंने सब कुछ पढ़ लिया, तो मतलब फुल में से फुल मार्क्स भी आने चाहिए और सिलेक्शन भी होना चाहिए आपका, जो कई बार मान लो नहीं हो पाता है। ठीक है, अब देखो टाइम हो गया बहुत ज्यादा। मैं इतनी देर से बोल रहा था कि आप है ना लिखिए कमेंट, क्या पूछना चाह रहे हैं, लिखा ही नहीं है। एक बच्चे का और आया कमेंट, डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा क्या? डिग्री के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा मतलब क्या होता है? वो तो आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप है ना कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, उसकी क्वालिफिकेशन तो देखोगे नहीं देखोगे? आप पहले तो ये देखोगे ना कि मैं कोई भी एग्जाम देने जा रहा हूँ, उसकी क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, वो चीज आपके पास होनी चाहिए, बस।
बीएससी कंप्यूटर साइंस की डिग्री कर रही हूँ, फिर उसके बाद कौन सी डिग्री करूँ, आपके ऊपर है। बीएससी कंप्यूटर साइंस से अगर आप डिग्री कर रहे हैं तो ये ग्रेजुएशन कहलाता है। भारत का आईएएस लेवल का भी जो पेपर होता है, सबसे टफेस्ट पेपर बोलते हैं उसको, यूपीएससी का जो पेपर होता है, उसमें भी क्वालिफिकेशन आपकी मांगी जाती है ग्रेजुएशन। उसके लिए भी नहीं कहते कि पोस्ट ग्रेजुएट होने चाहिए आप। तो आपके ऊपर है, आप डिसाइड करो कि बीएससी के ग्रेजुएशन करने के बाद आपको करना क्या है। आगे किसी और लाइन में जाना है तो उसकी डिग्री करिए, या गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी करनी है तो ग्रेजुएशन का इनफ होता है, बस इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं होती है। अगर कोई बंदा आईएएस है तो वो भी ग्रेजुएशन करके बन सकता है। एक बच्चे ने लिखा था प्रैक्टिस के लिए गाइड करिए प्लीज। बेटा प्रैक्टिस के लिए ना मनदीप, मैं आपको बता दूं, क्लास के शुरुआत में बहुत बढ़िया 1 मिनट का मैंने गाइडेंस दिया है। आप, मुझे लगता है आप सुनते नहीं हो उसे शायद, माफ कीजिएगा, बट मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप शायद सुन नहीं रहे हो। मैं हर क्लास में शुरुआत में 1 मिनट का प्रॉपर गाइडेंस दे रहा हूँ। उसमें जो मैं बात बता रहा हूँ ना, उसे जो लोग फॉलो कर रहे हैं फुल में से फुल मार्क्स ले आते हैं। बट उस गाइडेंस को फॉलो करिए, ठीक है। आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे और इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।